ऐसे ना करो यार, ठीक है। बल्लूपुर किधर है? इधर हो गया। बल्लू वाला किधर है? इधर हो गया। तो इसका मतलब ये क्या है मेरे पास? पोजीशन वेक्टर। ये क्या हो गया? पोजीशन वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट किसका? ये डिस्प्लेसमेंट तो है ही नहीं ना, इसका मतलब एक वेक्टर कौन सा हो गया आपका? एक वेक्टर कौन सा हुआ? दैट इज दी, ये जो हमने अभी समझा ये कौन सा है मेरा? पोजिशनल वेक्टर। ये वेक्टर कौन सा है मेरा? पोजिशनल वेक्टर, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तो इसे कभी नहीं बोलेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। तो एक आइडेंटिटी मीटर की, जो आप मीटर लिखते हो ना जैसे न्यूटन मीटर, उसमें एक मीटर हो सकता है डिस्प्लेसमेंट हो सकता है पोजीशन हो। अभी पोजीशन समझ लिया, हो सकता है पोजीशन हो, होने को हो सकता है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? अगर आप बल्ली वाला खड़े हो, बल्ली वाला से कहां जा रहे हो? बल्लीपुर। आप खुद से चल के जा रहे हो या फिर आपको कोई लेके चल रहा है ऐसे करके, तो यह क्या हो रहा है? ये हो रहा है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यहाँ कहाँ आएगा? यहाँ कहाँ आएगा? जरा फील करो और बताओ, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहाँ आएगा? जब आप ए से बी जा रहे हो, बल्ली वाला से बल्लूपुर जा रहे हो, इसका मतलब ये वाली जो चीज है क्या कहलाएगी? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। थोड़ा फील हो रहा है? पोजीशन वेक्टर, पोजीशन मेरे रेफरेंस में, पोजीशन वेक्टर पोजीशन मेरे रेफरेंस में, डिस्प्लेसमेंट एक्चुअल में डिस्प्लेस हो। मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अभी डिस्प्ले पोजीशन वेक्टर दिखाए थे, मतलब यहाँ पर एक आइडेंटिफाई कर दिया मैंने, एक स्पॉट यहाँ पर आइडेंटिफाई किया, एक स्पॉट, और यहाँ से आप खुद से मूव हुए, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को किसी भी चीज से दिखा दो, डी वेक्टर से दिखा दो ऐसे करके, दिस इज डी वेक्टर, है ना। अब डी वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन नहीं समझा रहा, उसके लिए आपको परेशानी होगी फिर थीटा वीटा करके, उतना आपके सिलेबस में नहीं है, मुझे बस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर समझाना था। समझ में आ रहा है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा? ठीक है। हाँ, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को आप अगर किसके बेसिस पर लिखोगे? किसके? R2 और R1 के बेसिस पर लिखो, X2 और X1 के बेसिस पर नहीं, R2 R1 के बेसिस पर तो लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो? ये जो है ये भी ट्रायंगुलर लॉ फॉलो करेगा, इसमें 90 डिग्री नहीं है तो कोई मतलब नहीं है हमें उससे, बट ट्रायंगुलर लॉ तो फॉलो करेगा। ट्रायंगुलर लॉ फॉलो होने का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये नहीं होता कि पाइथागोरस ही फॉलो करे वो, ट्रायंगुलर लॉ हमारा ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है, बस ये रिजल्टेंट फॉलो करना चाहिए, ठीक है। ये रिजल्टेंट फॉलो करना चाहिए। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर ये पी वेक्टर है, ये क्यू वेक्टर है, तो ये क्या हो गया? आर वेक्टर। जो रिजल्टेंट आया वो मेरा पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर के बराबर है। ये वेक्टर्स हैं, ये क्या है? वेक्टर्स हैं। तो यहाँ पर क्या है? अगर मैं ऐसे लिखता हूँ आर वेक्टर इक्वल टू पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर, ऐसे लिख सकता हूँ। यहाँ वेक्टर्स लिखना जरूरी है, मैग्नीट्यूड नहीं है, ये वेक्टर्स हैं। मैंने पी सिर्फ पी और क्यू यूज नहीं किया, मैंने क्या यूज किया? पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर, मतलब इस वेक्टर में डायरेक्शन भी है, इस क्यू वेक्टर में डायरेक्शन भी है ना। अब वो आई कैप है जे कैप है वो मैंने लेके नहीं चल रहा, क्योंकि वो चीज हमारी अलग अलग डायरेक्शन में भी जा रही है, ठीक है। तो उसका खुद का अपना एक्स आई और वाई जे होगा, खुद का अपना, ठीक है। तो इतना कॉम्प्लिकेशन आपको मुझे करना नहीं है, मुझे सिर्फ सेंस को देना है कि यहाँ जो हमारे पास ये चीज बन के आ रही है डी R1 R2, ये जो तीन चीजें बन के आ रही है वो ट्राइंगुलर लॉ फॉलो कर रही होंगी, ठीक है। तो अब जरा बताइए कैसे कैसे चल रहा है? ये R1 चल रहा है, ये D चल रहा है, तो वो रिजल्टेंट R2 आएगा या नहीं आएगा? दिख रहा होगा ना, थोड़ा फील हो रहा है। ये इसकी टेल हेड, कल भी समझाया था, इसकी हेड इसका टेल, ये आ गया। आपने यहां से जब दो टेल यहां जोड़ी तो ये रिजल्टेंट है नहीं, जैसे अभी ये दिखाया था कि यहां से ये चला फिर यहां से चला, यहां से यहां कितना चला, फाइनली ये ऐसे जाके ऐसे जाके कितना चला, दैट इज द रिजल्टेंट। तो यहाँ रिजल्टेंट कौन सा है? R2। तो R2 लिखो, ऐसे लिख सकते हो या नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? तो यहाँ R2 वेक्टर क्या कहलाएगा? रिजल्टेंट इक्वल टू R1 वेक्टर प्लस में D वेक्टर। तो D वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हो गया? फाइनली हमारे पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हो गया? R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। बात थोड़ी समझ में आ गई है ना? डिस्प्लेसमेंट मतलब किसी पॉइंट का अपनी पोजीशन से किसी दूसरी पोजीशन पर जाना, जबकि पोजीशन का ही मेरे रेफरेंस में एक वो देना कि डायरेक्शन देना, दैट इज द पोजिशनल वेक्टर, ठीक है। तो जब हम मोमेंट की बात करते हैं ना तो वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर नहीं होता, वो होता है पोजिशनल वेक्टर। जबकि वर्क की जब बात करते हैं तो वो होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। इसीलिए न्यूटन मीटर ऑलवेज हमारा एनर्जी नहीं होता, क्योंकि उसमें न्यूटन मीटर में क्या है? डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं, तो एनर्जी है ही नहीं। फील हो रहा है थोड़ा? ठीक है। तो यहाँ पर अभी अभी दोनों चीजें मैं लेके चल रहा हूँ, एक लेके चल रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पर मोमेंट, मुझे समझाना भी था आपको, ठीक है। चलो इससे पहले इस एग्जाम्पल को थोड़ा होल्ड करो, इससे पहले मैं एक चीज और लिख देता हूँ। नो भाई ठीक है, इतनी देर से मेहनत क्यों कर रहे हैं फिर? देखो यहाँ पर मैं इस एग्जाम्पल से पहले एक काम कर लेता हूँ, आपको कुछ ये चीजें पढ़ा देता हूँ। क्या? डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट,
बस इसे ऐसे लिख दो पूरा, क्रॉस प्रोडक्ट। बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ाऊंगा, बट हाँ डायरेक्शन समझानी है, इसलिए थोड़ा सा एन कैप के बारे में पढ़ाना पड़ेगा बस, ठीक है। क्योंकि पूरा मोमेंट हमारा, अब जब आप ना कभी सोम पढ़ोगे या फिर कोई भी मोमेंट से रिलेटेड वाला सब्जेक्ट पढ़ोगे, ठीक है, चाहे स्टील पढ़ो कुछ भी पढ़ो, उसमें ना जो मोमेंट है उसकी डायरेक्शन ऐसी बोल देंगे सर आपको कि डायरेक्शन कौन सी होगी, कौन सी होगी, कौन सी होगी, ये चीज लगा देंगे ऐसे करके कि डायरेक्शन ये होगी। अब ये वहां पर नहीं पढ़ाएंगे, ना ही मैं, अगर मैं पढ़ा रहा हूँ सोम तो मैं भी वहां पर ये नहीं पढ़ाऊंगा कि डायरेक्शन ऐसे आती है, तो वो पार्ट किसका है, मैकेनिक्स का है, इसीलिए मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। क्या कि डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होगा, यहाँ ए एक कोई वेक्टर है, ए कोई वेक्टर है, वेक्टर समझना सीख गए हो ना। ए के अंदर खुद ही अपने में क्या होगा, एक्स आई वाई जे, एक्स आई वाई जे कुछ ना कुछ होगा, वो कहीं पर भी हो। अब अगर मान लीजिए वाई में नहीं है तो वाई की वैल्यू 0, तो सिर्फ और सिर्फ एक्स आई हो गया, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है, तो ए वेक्टर हमारे पास ही होगा। रिप्रेजेंटेशन किया जो हमने पिछली बार, वो एफ का जो हमने किया ना, वो किसी का भी मान सकते हो आप, ठीक है। जैसे आर का किया वो किसी का भी हो सकता है। तो एक कोई ए वेक्टर है, ठीक है, और एक कोई बी वेक्टर है। अगर ये दो वेक्टर्स का मैं डॉट प्रोडक्ट करता हूं, डॉट प्रोडक्ट करता हूं, तो इस डॉट प्रोडक्ट से क्या होगा, इसका जो फाइनल आउटकम आता है, ये रिलेशन कैसे आता है वो नहीं बता रहा आपको। क्यों? क्योंकि वो इसलिए नहीं बताना, बहुत डेप्थ हो जाएगी, ठीक है, बहुत डेप्थ हो जाएगी। अगर मैं 12th वाले स्टूडेंट को पढ़ा रहा होता तो जरूर मैं ये चीज का उनका डेरिवेशन समझाता है कहां से आता है, ये प्रूफ कहां से आता है मैं ये भी बताता। बट क्योंकि अभी मुझे आपको एज ए डिप्लोमा स्टूडेंट पढ़ाना है, तो ये मान के चल रहा हूँ कि आपको ये वाली चीज थोड़ी बहुत आती है। तो ए डॉट बी इक्वल टू ए क्रो, मतलब ये मल्टीप्लाई है, ये इनटू है, इनटू, इसे क्या बोलेंगे, इनटू, ठीक है। इसे डॉट नहीं बोलेंगे, क्रॉस नहीं बोलेंगे, दिस इज इनटू। तो ए का मैग्नीट्यूड इनटू बी का मैग्नीट्यूड इनटू कोस थीटा। तो जो मेरे पास ए वेक्टर है, मान लीजिए ए वेक्टर ऐसे है, ठीक है, या बी वेक्टर ऐसे है, और ये वेक्टर क्या है, ए वेक्टर मेरा ऐसे है, मान लेते हैं ये ए वेक्टर है, ठीक है। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर, इनका बीच का जो एंगल है दैट इज द थीटा। तो अगर मैं इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करता हूं तो क्या निकल के आता है, ए बी कोस थीटा, ठीक है, ए बी कोस थीटा। इसकी कोई डायरेक्शन नहीं आती, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं आती। तो यहां पर जब ये कोई डायरेक्शन नहीं आती है, तो ये चीज क्या कहलाता है, हमारा स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। ये क्या कहलाएगी आउटकम में, स्केलर क्वांटिटी, दिस इज द आउटकम, ठीक है। आउटकम क्या है मेरा, स्केलर क्वांटिटी। या फिर जैसे आपने अभी बोला कि इस के प्रोडक्ट को हम क्या बोल देंगे, दिस इज द स्केलर प्रोडक्ट। ये क्या बोल देते हैं हम जनरली, इसे स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। क्योंकि ये क्या दे रहा है, ये मुझे स्केलर क्वांटिटी दे रहा है, इसलिए ये जो प्रोडक्ट हो रहा है ए और बी का, वो प्रोडक्ट देगा स्केलर प्रोडक्ट। प्रोडक्शन मतलब डॉट, मतलब इनटू करना, ठीक है। ये तो हो गया ए डॉट बी। अभी आप कहोगे कि सर ये कहां से आ गया, कैसे आ गया, तो मुझे वो चीज समझानी नहीं, क्योंकि वो 12th वाला पार्ट है, वो बिल्कुल आपका नहीं। बट मुझे आपको एग्जाम्पल समझाना है, तो एग्जाम्पल में इसका सेंस समझ जाओगे बस, जो मुझे समझाना है, ठीक है। मुझे आपको सेंस समझाना है, मुझे एप्लीकेशन समझानी है इस चीज की, ठीक है। तो वो अभी मैं बताता हूँ, पहले इसका दूसरे का नाम और लिख लो। दिस इज द फर्स्ट, दैट इज द डॉट प्रोडक्ट, सेकंड इज द क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट होगा तो ए कोई है वेक्टर, क्रॉस में ऐसे दिखाते हैं, बी कोई वेक्टर है, तो इसका क्या होगा, ए का मैग्नीट्यूड इनटू 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 इनटू, है ना, बी का मैग्नीट्यूड, डॉट मत बोलना इसे, इनटू बी का मैग्नीट्यूड इनटू साइन थीटा इनटू एन कैप। ये इनटू लगाना जरूरी नहीं है, मैं वर्डिंग निकल जाती है मेरे मुंह से, लेकिन एन कैप, बट एन कैप डायरेक्शन होती है, वो कोई इनटू नहीं होता, ठीक है, एन कैप। अब ये एन कैप क्या है, दिस इज द डायरेक्शन। और अगर ये डायरेक्शन दिखा रहा है, अगर ये डायरेक्शन दिखा रहा है, तो ये चीज क्या कहलाएगी आपकी, एज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या कहलाएगी, वेक्टर क्वांटिटी। और अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसे क्या बोलेंगे, वेक्टर प्रोडक्ट। ये क्या कहलाएगा, वेक्टर प्रोडक्ट, ये कहलाएगा वेक्टर प्रोडक्ट। थोड़ा सा क्लियर हो रहा है, मतलब अभी क्या है, अभी मैं आपको 12th के हिसाब से, अपने पुराने आपके लैंग्वेज के हिसाब से लेके चला। यहाँ पर क्या है, ए डॉट बी मतलब ए बी कोस थीटा, ए क्रॉस बी मतलब ए बी साइन थीटा एन कैप, ठीक है। अब इनके दो एग्जांपल हम सेपरेट लेके चलेंगे, वहां से हमारी एप्लीकेशन जो कि हमें समझनी भी है थोड़ी। देखो क्या होता है, अगर मैं आपसे कहता हूँ मोमेंट है, तो मोमेंट क्या, मैं डेफिनेशन से जाऊंगा ना, तब मैं देखूंगा उसमें क्रॉस लग रहा है, डॉट लग रहा है, क्या लग रहा है। मोमेंट की डेफिनेशन क्या है एग्जाम्पल के तौर पर, चलो पहले वर्क की डेफिनेशन समझ लेते हैं। वर्क, क्योंकि पहले मैंने डॉट प्रोडक्ट लिखा, तो पहले वर्क की डेफिनेशन बताओ, वर्क क्या होता है, वर्क फोर्स इनटू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट,
फोर्स इनटू डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। क्यों 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 क्यों? अगर आप डिस्प्लेस ही नहीं कर रहे तो वर्क कर दोगे? मतलब ही नहीं है, जीरो है ना फिर वर्क। ठीक है, तो यहाँ वो कहते तो हैं ये चीज है ऐसे, ये मैं कितना वर्क कर रहा हूँ? जीरो, भले से मेरी जान क्यों ना निकल जाए ऐसे दबाते हुए। ठीक है, फोर्स क्या है? फोर्स कुछ भी हो सकता है, बट साथ में क्या है? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अभी एक छोटा सा एग्जांपल होता है कुली का, आपने शायद 11th में पढ़ा हो। कुली कुली कुली, cos 90 जीरो वाला। हाँ सही है, मतलब पहुंच गए मेरे पास, है ना। यहाँ अगर एक खुली है और खुली में ये जो है मान लीजिए ऐसे, खुली को ही छोड़ दो, आप हो, आप हो, आप अपने ऊपर लोड रखते हो, अपने ऊपर। फोर्स की डायरेक्शन क्या? फोर्स की डायरेक्शन क्या? नीचे, Fy। ग्रेविटी की वजह से आप अपने ऊपर फोर्स रख रहे हो, ये फोर्स है। आप क्या कर रहे हो? जिम कर रहे हो, चलो जिम कर लो। ये पकड़ा, ठीक है, ऊपर उठाया, वर्क किया, वर्क किया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क कर रहे हो, बिल्कुल वर्क हो रहा है। यहां पकड़ो, ऐसे लेके जाओ, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क हो रहा है। अब यहां ये फोर्स लग गई, रख लिया, ऐसे रख लिया, अब क्या कर रहे हो? चल रहे हो ऐसे, किधर की ओर डिस्प्लेस कर रहे हो? एक्स की तरफ। डिस्प्लेस किधर की ओर हुआ? एक्स की तरफ। यहां आपने बोझा रखा हुआ है अपने ऊपर, डिस्प्लेस किधर की ओर है? एक्स की तरफ, जबकि फोर्स किधर की ओर लग रहा है? नीचे की ओर। दोनों में डिस्टेंस, दोनों में एंगल कितना आ गया? 90 डिग्री। एक वेक्टर है मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डी वेक्टर, ऐसे जा रहे हो ना, डिस्प्लेस हो रहे हो। दिस इज द फोर्स वेक्टर, एफ वाई वेक्टर, नीचे की तरफ है। दोनों ए और बी बन गए, ए डॉट बी बन गया, मतलब ए और बी बन गया। आपको पता है ये अगर ए बी बन रहा है और ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है, तो वर्क की डेफिनेशन क्या होती है? बेसिकली वर्क की डेफिनेशन होती है एफ डॉट डी। ये होता है वर्क का एक्चुअल फॉर्मूला। वर्क क्या है? स्केलर क्वांटिटी, सो इस पर वेक्टर नहीं चढ़ाओगे, एफ डॉट डी। तो एफ डॉट डी क्या होगा? एफ का मैग्नीट्यूड इंटू डी का मैग्नीट्यूड, ठीक है, इंटू में कोस थीटा। अब थीटा की वैल्यू क्या आ गई है? 90, और कोस 90 की वैल्यू क्या होती है? 0। इस वजह से यहाँ का जो वर्क हो जाता है वो क्या होता है? 0। एग्जाम्पल फॉर दिस, ये क्या है? 0। एग्जाम्पल फॉर दिस, इसको ऐसे लिख देना। यहाँ पर क्या होगा? एफ तो ठीक है, डी भी ठीक है, ये मैग्नीट्यूड है ना, इनटू में कोस थीटा, ये क्या हो गया? कोस 90, इसकी वैल्यू हो गई 0, सो वर्क हो गया 0। ये एक एग्जाम्पल है, याद रखना है ना, एक एग्जाम्पल है किसका? जब कोस 90 की बात आ रही है, ठीक है। बट हमारे लिए जनरली क्या होगा? ऐसा जनरली नहीं होता, हमारे लिए क्या होता है? बोझा हमारे आगे रखा हुआ है, ठीक है, ये है, इसको आपने ऐसे लगाना होता है। जनरली आपके यहाँ यही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ये आपको ऐसे लेके जाना है। तो डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हो रहा है? फोर्स की डायरेक्शन में, इस एक्स डायरेक्शन में। इसको हम क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी, एंड दिस इज द फोर्स वेक्टर। दोनों क्या है? बिल्कुल सेम। तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा? इन दोनों के बीच में एंगल कितना? ये ए वेक्टर मान लो, ये बी वेक्टर मान लो, दोनों के बीच में एंगल कितना? 0, है ना, दोनों की कोलिनियर है ना, दोनों कोलिनियर है तो 0। तो थीटा यहाँ पर, ये सेकंड एग्जांपल, दिस इज द एग्जांपल 2, है ना, दिस इज द एग्जांपल 1, ऐसे मान लो, ठीक है। ये हमारे पास इसका मैग्नीट्यूड है, जो हमने अभी ए डॉट बी समझा था। तो यहाँ ये जो चीज निकल के आ गई, ये क्या है? एग्जांपल 2 में W क्या होगा? एफ का मैग्नीट्यूड गुणा डी का मैग्नीट्यूड गुणा कोस 0, ठीक है। तो 0 की वैल्यू हो गई 1 कोस 0 की, तो एफ का मैग्नीट्यूड गुणा डी का मैग्नीट्यूड। तो ये जो होता है दिस इज द W, और यही हम कह देते हैं फोर्स गुणा डिस्प्लेसमेंट। तो यहां याद रखना हमेशा, फोर्स गुणा डिस्प्लेसमेंट सिर्फ और सिर्फ किसके लिए वैलिड है? व्हेन बोथ वेक्टर्स आर कोलिनियर, ठीक है। मुझे सिर्फ ये थोड़ा सा सेंस देना था आपको, ठीक है, समझ रहे हो? मुझे इंजीनियरिंग में ये सेंस देना है कि जब आप वर्क की डेफिनेशन लेके चल रहे हो, तो उसमें जब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बोलते रहते हो ना, तो फोर्स को थोड़ा ध्यान रखना। अगर मैंने फोर्स ऐसे लगाया, डिस्प्लेसमेंट ऐसे कर रहा हूँ, लाइक नीचे की तरफ फोर्स लगा के इसको ऐसे आगे की तरफ लेके जा रहा हूँ, ऐसे देखना, ऐसे नहीं लेके जा रहा, कैसे? नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा हूँ, आगे लेके जा रहा हूँ, तो क्या होगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स तो मैंने 5 न्यूटन लगाया, किधर की ओर? ऐसे, बिल्कुल वाई नहीं, ऐसे ऐसे, ठीक है, क्योंकि वाई लेके जाऊंगा तो डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं, इधर भी चलेगा ही नहीं। हाँ, बट अगर मैं ऐसे लेके जाऊंगा, सोचो जरा इस चीज को जल्दी से, इसको अगर मैं ऐसे लेके जाऊंगा, कैसे? ये बॉडी है, इस बॉडी पर मैं कैसे फोर्स लगा रहा हूं? यहाँ पर ऐसे, ऐसे, यहाँ ऐसे लगा रहा हूं, ऐसे करके। तो ये जरा सोचो, ये हमारे पास मान लीजिए फ्रिक्शन लेस सरफेस है, आराम से जा सकता है आगे की तरफ। तो ये सोचो, ये क्या है मेरे पास? एफ फोर्स, जो ये लग रहा है,
इस एफ का एक पार्ट क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, फील करना सीखो। अब मैं कहीं पर भी डायग्राम बना सकता हूँ, कल भी कहीं भी बना दिए थे, समझ गए थे आप। यहाँ ये वाला डायरेक्शन में फोर्स कितना होगा, सोचो। ये अगर एफ लग रहा है तो इस डायरेक्शन में कितना फोर्स होगा। राज आपने पता क्या किया, एफ एक्स बोलते हुए आपने ना पूरा इसे अपने माइंड में घुमा लिया, है ना। तो यार ये मैंने कभी बोला कि यहाँ पर ये वाली जो डायरेक्शन है वही एक्स, मतलब वही चीज हमारी ऑब्वियस है। मैंने पहले ही एक्स ये बोल रखा है, ये मैंने पहले वाई बोल रखा है, तो अंडरस्टूड है ये वाली वाई होगी ना, ये एक्स क्यों होगी। ठीक है, तो ये वाई हो गई। तो अगर मैं इसको देख के चलूंगा तो ये वाला पार्ट क्या होगा, एफ वाई। ठीक है, थीटा कहाँ होगा, थीटा कहाँ होगा वो डिपेंड करता है कहाँ क्वेश्चन में दे रखा है। मान लीजिए यहाँ दे रखा है थीटा, तो ये जो मेरे पास एफ वाई है, चलो अच्छा हुआ कि मेरे पास ऐसा एग्जाम्पल आ गया, नहीं तो हमेशा एफ वाई को क्या रटा होता है अब, एफ साइन थीटा, है ना। ऐसे मत करना, ठीक है। वो डिपेंड करेगा कहाँ थीटा दे रखा है, कहाँ थीटा दे रखा है, कल भी बोला था मैंने, कहाँ थीटा दे रखा है वो उस पर डिपेंड करता है। तो थीटा अगर ये है तो ये एफ वाई हो गया, वाई डायरेक्शन में। इस एफ वाई का मैग्नीट्यूड कितना होगा, इस एफ वाई का मैग्नीट्यूड कितना होगा, एफ वाई का जल्दी बोलो, एफ वाई का एफ 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 वाई ही तो पूछ रहा हूं। कितना कंफ्यूज हो रखे हो रे, क्या हो क्या रहा है, हो क्या रहा है, हो क्या रहा है, दिमाग कहाँ कहाँ जा रहा है भाई। मैंने पहले दिन आपसे बोला था ये चीज ऐसे ऐसे मत लेके जाओ। कहाँ लेके जाओ, मेरे साथ साथ चलो, मेरे साथ साथ। कहीं दिक्कत आ रही है उसी जगह सोचो क्या हो रहा है। ये तो अच्छा हुआ कि मैं एग्जाम्पल्स पे एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ये तो आपके माइंड में ना बस गड़बड़ी चीजें भर जाएंगी फिर। ठीक है, तो प्लीज थोड़ा ध्यान दो। क्या कह रहा हूं, अगर एक फोर्स ऐसे लग रहा है, फोर्स की अपनी एक डायरेक्शन है, फोर्स की अपनी एक डायरेक्शन है। दुनिया को ना मेरी तरफ विजुअलाइज करने की कोशिश तो करो। फोर्स की अपनी एक डायरेक्शन है, एक डंडा होता है डंडा, ठीक है, उसे ले लो आपने, ये ले लिया, उसका एक रिजोल्यूशन करो, इधर की तरफ आएगा, रिजोल्यूशन आएगा, है ना। उसको ऐसे शिफ्ट मत कर देना, उसका रिजोल्यूशन करो 90 के हिसाब से। यहां से 90 डालोगे ना इस वाले डायरेक्शन में, ये इमेजिन करना सीखो यार। ऐसे इमेजिन नहीं करोगे, सिर्फ और सिर्फ बोर्ड पर रटोगे तो गड़बड़ हो जाएगा सब। बोर्ड पर रटो मत। अगर रटा है आज तक, अपनी दुनिया जैसे जी है जी लो, वो जी गई, आपसे मत जियो ऐसे। इसको रटो मत, इसको विजुलाइज करो। अगर फोर्स ऐसे आ रहा है तो उसका इस डायरेक्शन में क्या रिजोल्यूशन होगा, कैसे होगा। यहां जितना ये मैग्नीट्यूड मान लीजिए 5 का, तो 5 से तुरंत अपने माइंड में क्या डालोगे यार, ऐसे डालोगे क्या, परपेंडिकुलर ऐसे डालोगे क्या, कैसे डालोगे। मुझे इसके ऊपर चाहिए तो ऑब्वियसली मैं इससे ये वाला परपेंडिकुलर डालूंगा ना, इस वाली लाइन पर। मैं ऊपर देखना चाह रहा हूं ना कितना गया, तो यहां पर कितना जाएगा, दैट इज दी एफ वाई, क्योंकि वाई डायरेक्शन है। तो ये जो एफ वाई है वो कितना होगा, एफ का क्या होगा वो, एफ का थीटा, ये लिखा हुआ है एफ का कोस थीटा। सिंपल यार, सबका आंसर क्यों नहीं आ रहा फिर। आपने जीरो बोल दिया, आई थिंक राज आप ही बोल रहे थे जीरो बोल रहे थे, क्यों बोल रहे थे जीरो। सोचो एफ का ये वाला पार्ट क्या होगा, एफ का कल भी समझाया, एफ का ये वाला पार्ट क्या होगा। मेरी उंगली पर ध्यान दे रहे हो, बॉडी पर ध्यान दे रहे हो, ये एफ है, इसका सिर्फ और सिर्फ ये वाला पार्ट क्या होगा, ये वाला। तो ये क्या होगा, एफ वाई इक्वल टू, ये एफ वाई हो गया, एफ वाई इक्वल टू एफ का कोस थीटा। ठीक है, और ये वाला पार्ट क्या होगा, कौन सा, जब आप एक्स डायरेक्शन में सोचोगे तो ये पार्ट क्या होगा, यहां से ऐसे डायरेक्शन डालोगे 90 डिग्री डालोगे, ये वाला पार्ट क्या होगा, एफ साइन थीटा। तो इसे मैं क्या लिखूंगा, एफ एक्स लिखूंगा इस क्वेश्चन में। ये अच्छा हुआ कि ये क्वेश्चन रख लिया मैंने, नहीं तो आप हमेशा एफ एक्स को एफ कोस थीटा रट लेते। वो एफ एक्स दे सकते हैं, थीटा इधर कर देते हैं, क्या जा रहा है उनका क्वेश्चन में, क्या जा रहा है, कुछ भी नहीं जा रहा है। ट्रस्ट में वो कोई भी एग्जाम्पल दे दें आपको, थीटा कहीं पर भी लगा दें। ठीक है, जब आप डिटरमिनेंट स्ट्रक्चर करते हो ना स्ट्रक्चर में, तब वो थीटा कहीं पर भी लगा दें, फोर्स कहीं पर भी लगा दें, कहां से कंफ्यूज जाओगे, फुल्ली कंफ्यूज जाओगे। ठीक है, तो थीटा के साथ में क्या है, कोस, थीटा से अलग क्या है, साइन। वो मेरी एक्स डायरेक्शन में हो सकती है, वो मेरी वाई डायरेक्शन में हो सकती है। बात क्लियर है। ठीक है राज, अभी भी कोई डाउट है तो पूछना। ठीक है, मुझे लग रहा है आपके चेहरे को ही देख के, ठीक है, कि आप डाउट कुमार बन चुके हो। ठीक है, तो डाउट कुमार नहीं बनना है किसी को भी, अभी ये है कल आप भी बनोगे। ठीक है, तो प्लीज नहीं बनना है। ठीक है, अगर कोई भी डाउट लगता है तो उसे फिर से पूछो। ठीक है, अपनी कॉपी पे पूछो मेरे से। ठीक है, जब क्लास ओवर हो जाएगी तो कॉपी पे पूछना मेरे से, ये कहाँ समझ में नहीं आया था। ठीक है, नेक्स्ट। तो हाँ, बात हो थी यहाँ पर, ये जो है इसका एफ साइन थीटा क्या करेगा, आगे की तरफ जाएगा इसको लेके। अगर मैंने थीटा ये लिया हुआ है तो, अगर मैंने थीटा ये लिया हुआ है तो ये बॉडी आगे की तरफ ऐसे जाएगी,
ठीक है, अब जरा सोचना, ये जो है डिस्प्लेसमेंट किधर की ओर है, डी वेक्टर ऐसे जा रहा है, डी वेक्टर कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऐसे जा रहा है, फोर्स कौन सा वाला इसे लेके जा रहा है, ऐसे, इसको मैंने एफ बोल दिया, तो यहाँ एफ फोर्स लेके जा रहा है ना इसे डी में, तो यहाँ वर्क किसकी वजह से होगा, यहाँ एफ की वजह से नहीं होगा, इसे सीधा हम एफ इंटू डी नहीं लिख देंगे, इसको क्या लिखेंगे, एफ एक्स इंटू में, ये इंटू है ना, एफ एक्स इंटू में डी, दिस इज दी वर्क। ठीक है, मतलब ऐसे नहीं होता कि सिर्फ जितना फोर्स लगा है वही वर्क करेगा, फोर्स का वो वाला पार्ट, समझ रहे हो, मेरी वर्डिंग को ध्यान दो, फोर्स का वो वाला पार्ट जो कि उसको डिस्प्लेस करा रहा है ना, जो उसे डिस्प्लेस करा रहा है, दैट पार्ट विल बी कम अंडर दी वर्क, वर्क डन जिसे हम बोलते हैं, वर्क डन के लिए हम यूज करने वाले हैं वो पार्ट जो कि उसे डिस्प्लेसमेंट करा रहा है, ठीक है, डिस्प्लेस करा रहा है। ठीक है, तो उम्मीद है ये तीनों एग्जांपल्स क्लियर हो गए। ठीक है, तीनों एग्जांपल क्लियर। चलो एग्जांपल थर्ड ये हो गया। अब चलते हैं मोमेंट की तरफ, अब चलते हैं उस प्रोडक्ट की तरफ जो मैंने यहाँ पर लिया था ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी का एग्जांपल लेके चलो, ए क्रॉस बी सेकंड का फर्स्ट एग्जांपल किसका लेके चल रहा हूँ, मोमेंट। मोमेंट, मोमेंट क्या होता है, मोमेंट की बेसिक डेफिनेशन क्या है, मोमेंट की बेसिक डेफिनेशन है आर क्रॉस एफ। ओके ओके ओके, ठीक है, मोमेंट की बेसिक डेफिनेशन है आर क्रॉस एफ, गलती मत करना, एफ क्रॉस आर नहीं, आर क्रॉस एफ, मोमेंट की बेसिक डेफिनेशन। अभी जरा इस चीज को समझो, ये मोमेंट मुझे यहाँ समझाना है, उसके बाद आप कभी भूलेंगे नहीं, और ना ही आपको भूलना, ना ही किसी और सब्जेक्ट में समझाया जाएगा। अगर सोम आपकी सेपरेट आपकी ही चली सिर्फ, तो मैं फिर से नहीं समझाऊंगा, और मेरी ही चली तो ठीक है, बट हाँ अगर सोम में स्टूडेंट्स न्यू रहेंगे तो फिर मुझे बताना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियसली उनको मोमेंट समझ में आना चाहिए, तभी वो सोम आगे कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ मैंने आपसे बोला है एक बॉडी है आपके पास, ये बॉडी होगी। ठीक है, मैंने आपसे कहा था, कैसे कहा था, यहाँ सचिन ये चीज है ना, हमने पहले बातें कर रखी हैं। ठीक है, बस आज मुझे ये चीज समझानी थी, आर क्रॉस एफ, ये मैंने उस टाइम पर पेंडिंग छोड़ दिया था कि जब मैं ए क्रॉस बी समझाऊंगा तब मैं उनको ये प्रूफ कराऊंगा। ठीक है, बाकी मैंने मोमेंट क्या होता है वो पहले समझा रखा है। ठीक है, अभी क्या है कि यहाँ पर ये क्या है, मेरा पिन कनेक्शन ऐसे निकल के आ रखी होगी एक पिन, समझ रहे हो ना, ऐसे करके ये कोई बॉडी हो गई, फोर्स लगा दो, कैसे लगा दिया, यहाँ पर किसी भी एक आर्बिट्रेरी डायरेक्शन में ऐसे लगा दिया, दिस इज द एफ। ठीक है, तो इसको 2D में दिखाऊं, ये 3D में दिख गया ना थोड़ा सा, कैसे, जैसे मैंने उस दिन समझाया भी था आपको, कहाँ गया भाई, ये रहा। ठीक है, ये तो यार मेरा टूल भी टूट गया, एक्चुअली टूल है मेटल कटिंग का, ठीक है, वो टूट गया आगे से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो चीज है ये ऐसे है, इसको हमने यहाँ पकड़ रखा है, यहाँ से इसे फोर्स देंगे तो ये क्या करेगा, रोटेट, रोटेट करेगा। क्यों रोटेट करा था, समझ गए थे ना। ठीक है, मोमेंट यहाँ पर कुछ ना कुछ आया था, इस वजह से रोटेट करने लग गया था, रिएक्शन तुरंत निकलनी शुरू हो गई थी, है ना। तो ये चीजें हमने पहले डिस्कस कर ली थी। इसको अगर मैं ऊपर से देखूंगा तो ये कैसा फिगर दिखेगा आपको, ये कुछ ऐसा दिखेगा, इसका जो टॉप व्यू होगा ये कुछ ऐसा दिखेगा, ये सुनो, ये बताना बस। मैंने फोर्स ऐसे लगा दी, आप हमेशा फोर्स कैसे सोचते हो, इसके यहां लग रही होगी ऐसे, मैं क्या लेके चल रहा हूँ, आर्बिट्रेरी, है ना। फोर्स कैसे लग रही है, ऐसे जा रही है। ओहो, ये तो बहुत ज्यादा पास हो गया, रुको एक सेकेंड, फोर्स कहां से जा रही है, ऐसे, थोड़े से एंगल के साथ ऐसे। हमारे माइंड में पता है क्या रहता है, हमारे माइंड में हमेशा रहता है ये डायरेक्शन है, ये डिस्टेंस लो, है ना। मैंने आपसे क्या बोला, जब हमने फाइनल आउटकम निकाला था, तो आउटकम में क्या निकाला था, आउटकम में क्या निकाला था, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू इक्वल अपोजिट एंड पैरेलल फोर्सेस, ये चीज हमारा आउटकम निकला था। तो जो ये कपल था, उस कपल की जरा वैल्यू के बारे में समझिएगा। ठीक है सचिन जी, अभी थोड़ा सा होल्ड कीजिएगा, क्योंकि अभी हम पुरानी चीजों को भी रिकॉल करते हुए चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ जो हमारे पास एफ वेक्टर है, ये एफ फोर्स है। ठीक है, वो वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, ये रही, ये ऐसे जा रहा है। ये हमारे पास वो पार्ट है जहां से रिएक्शन बनेंगे, याद है जब रिएक्शन बनाई थी। ठीक है, तो रिएक्शन बनेगी तो जरा ये सोचना, ये एफ ऐसे जा रहा है, तो रिएक्शन की डायरेक्शन कैसे होगी, रिएक्शन की डायरेक्शन यहाँ ऐसे होगी या नहीं, इसके एकदम पैरेलल ऐसे। तो ये हो गई मेरी आर रिएक्शन, R1 ऐसे बोल दिया मैंने, ये हो गया मेरा रिएक्शन वेक्टर, ऐसे जो दिख रहा है व्हाइट कलर से, ये मेरा रिएक्शन वेक्टर हो गया, इसके एकदम पैरेलल। ठीक है, चलो अभी इसे रिएक्शन वेक्टर का थोड़ा सा साइड करते हैं। अभी जरा एक पॉइंट ले लिया मैंने, कोई सा भी पॉइंट, यहाँ पर ये जिस पॉइंट पर ये एफ जा रहा है, दिस इज द ए, दिस इज द ए। ठीक है, ये हमारे पास पॉइंट है ओ।
तो ए पॉइंट से मेरी लाइन ऑफ एक्शन निकल के जा रही है, तो मैं मान सकता हूँ ये एफ यहाँ लग रहा होगा, मान सकता हूँ। ठीक है, लाइन ऑफ एक्शन अगर निकल के जा रही है फोर्स की, तो मैं मान सकता हूँ ए पर भी फोर्स लग रहा है ना, और इस डायरेक्शन में ऐसे जा रहा है। तो ये है ए। इस ए का ओ के रेस्पेक्ट में, ओ कहाँ है, जहां रिएक्शन प्रोड्यूस होंगी, जो कि आपने स्थिर कर रखा है, जो पिन कनेक्शन कर रहे हो आप, तो ओ के रेस्पेक्ट में ए का वेक्टर कौन सा है, ये क्या आपने डिस्प्लेस किया, नहीं, इसमें क्या आ रहा है, इसमें आ रही है पोजीशन, ए की पोजीशन क्या है। आप कहते हो ना मोमेंट कहाँ निकाल रहे हो, आप कैसे कहते हो ना मोमेंट कहाँ निकाल रहे हो, तो मोमेंट कहाँ निकाल रहा हूं, ओ के अबाउट, रेफरेंस क्या हो गया ओ, रेफरेंस क्या हो गया ओ, कहाँ फोर्स लग रहा है ए पर, तो ए की ओ पर फोर्स लग रहा है क्या, नहीं, ए पर फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स कहाँ लग रहा है ए पर, तो ओ की रेफरेंस में ए की पोजीशन क्या है, या डिस्प्लेसमेंट बोलूंगा इसे, बोलो पोजीशन बोलोगे या डिस्प्लेसमेंट बोलोगे, पोजीशन ना, डिस्प्लेसमेंट की कहानी नहीं है ना इसमें। यहां हमने क्या इसे ओ को ए पर डिस्प्लेस किया, नहीं, हमने क्या बात की है कि ए पॉइंट कोई ले लिया बीच में, कोई भी ए पॉइंट ले लिया, कहां, फोर्स वाली एक्शन में, किसके अंदर, मटेरियल के अंदर, बट वो फोर्स की एक्शन से टच होके जाए। ऐसा नहीं है कि ये फोर्स ले लो, ये पॉइंट ना ना, आपको वो पॉइंट लेना है जो इस लाइन ऑफ एक्शन पर हो, कहीं पर भी, वो ले लिया। तो इसकी पोजीशन इसके रेस्पेक्ट में क्या कहलाएगी, मान लीजिए ये है, दिस इज द आर, ठीक है, आपको ऐसा लगेगा हॉरिजॉन्टल है, आप थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर लो, क्यों टेंशन ले रहे हो, आप इसको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड और कर लो। अगर आप कहो कि सर पोजीशन क्या हमेशा ये हॉरिजॉन्टल रहेगी ना, किसने कहा, ये क्या है, मान लीजिए ये है कोई पॉइंट, इसे 90 डिग्री मत मान लेना फिर, इसीलिए तो मैं यहाँ पर लेके चला था जिससे 90 डिग्री ना हो। आपको जितना कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर बनाया जा सके मैं उतना लेके चल रहा हूँ। ये मान लो ए पॉइंट, अभी क्या है, ये यहां से ए पॉइंट की जो पोजीशन वेक्टर होगा वो ऐसे होगा या नहीं, ये जाएगा पोजीशन वेक्टर, अभी समझा था क्या कि रेफरेंस के बेसिस पर इसकी पोजीशन क्या होगी, दिस इज द आर वेक्टर, आर वेक्टर कहलाएगा, दिस इज द पोजीशन वेक्टर, नॉट द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, दिस इज द पोजीशनल वेक्टर। ये पोजीशनल वेक्टर क्रॉस में एफ, ये पोजीशनल वेक्टर क्रॉस में एफ, दैट इज द आर क्रॉस एफ, यही मेरा क्या है, मोमेंट। तो आर क्रॉस एफ क्या हो गया, यहाँ पर आर क्रॉस एफ क्या हो गया, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड गुणा एफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड गुणा साइन थीटा इनटू में एन कैप। अभी एन कैप क्या है, अभी इसके बारे में देखूंगा। मैंने जो ये एग्जांपल लिया इसमें मैंने थीटा क्या मान लिया, मान लीजिए ये वाला, ये मान लिया मैंने फिलहाल के लिए थीटा। अगर मैं अभी इसको थीटा मान रहा हूं, ठीक है, तो क्या होगा, ये यहां पर ये वाला पार्ट क्या होगा, देखो अब क्या है, अब क्या है, जरा ध्यान से समझना। कपल कब बनता है, कपल कब बनता है, कपल जब दो इक्वल अपोजिट फोर्सेस लग रही हो, पैरेलल हो वो, ठीक है। तो अगर मैंने अभी ये हटा रखा था, क्या हटा रखा था, ये हटा रखा था, आपने सिर्फ और सिर्फ क्या निकाला, एक पॉइंट लिया, एक पॉइंट लिया, फोर्स लग रहा है, एक पोजीशन ले ली, आर वेक्टर बोल दिया, ये चीजें हो गई। ये बिना फोर्स के भी हो सकती हैं अभी फिलहाल के हिसाब से, क्योंकि ये तो हमने सिर्फ लिखा है। बट जब कपल क्रिएट हो रहा होगा तो तुरंत ही आपके माइंड में क्या आएगा, यहाँ पर एक रिएक्टिव फोर्स, ये रिएक्शन फोर्स, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, बिल्कुल इस फोर्स के अपोजिट, पैरेलल अपोजिट, ठीक है, और मैग्नीट्यूड में बिल्कुल सेम, एफ के मैग्नीट्यूड के बिल्कुल बराबर, ठीक है, बात क्लियर है। चलो, तो अब क्या बना दिया इन्होंने, एक कपल। अब जब ये कपल बनाएंगे तो क्या करेंगे, ये इस चीज को रोटेट कराएंगे। कितने मैग्नीट्यूड से रोटेट हो रहा है, दैट इज द मोमेंट। कितने मैग्नीट्यूड से क्या इफेक्ट दे रहा है, दैट इज द मोमेंट। तो अब जरा सोचो, आर एफ साइन थीटा इंटू एन कैप, या तो आप क्या कर सकते हो, आर के साथ में मैं यहां लिख रहा हूं आर वेक्टर एफ वेक्टर इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप। दो जुगाड़ है, दो जुगाड़ देखो क्या, या तो आर के साथ में साइन थीटा ले लो, पहला जुगाड़, या फिर आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड एफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन थीटा और एन कैप, या दूसरा जुगाड़ क्या कर सकते हो, एफ के साथ में साइन थीटा ले लो, कर सकते हो। ये तो हमारा रूल हो गया है ना, रूल के प्रूफ पे हमें जाना नहीं, ठीक है। यहां मुझे एप्लीकेशन समझानी है। ये क्या हुआ, एफ के साथ में साइन थीटा ले लो, या फिर आर के साथ में साइन थीटा, एफ का मैग्नीट्यूड एज इट इज रखो, ठीक है। अब जरा सोचो, क्या यहां अगर मैं एफ का मैग्नीट्यूड एज इट इज रखता हूं तो आर का क्या करूंगा, आर का क्या करूंगा, सोचो जरा, आर का क्या करूंगा, आर वेक्टर ये है, आर का क्या करूंगा, साइन थीटा। मैंने पहले बोला ना, या तो आर साइन थीटा ले लो, एफ को एफ ही रहने दो, तो आर का क्या होगा, साइन थीटा। आर का साइन थीटा करो, कहां जाएगा, 90 डिग्री डालूंगा, 90 डिग्री डालूंगा, दिस इज दी, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो,
ये आर है, ये 90 डिग्री है, तो ये वाला पार्ट कितना होगा? अब समझ में आ जाना चाहिए। देखो अब ये बार बार नहीं बोलूंगा मैं, अब यहां से समझ में आ जाना चाहिए, ये बहुत बार हो जाएगा फिर ऐसे। बताओ जरा थोड़ा फील करके, ये आर है ना, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मत फंसा करो, बस ट्राइंगल को सोचा करो। ये आर है, ये 90 डिग्री है ना। आपसे मैं पूछ रहा हूँ ये डिस्टेंस कितनी होगी? आर, बस कुछ और नहीं सोचना भाई। आर ये रहा हाइपोटेनस, थीटा ये रहा, आर कोस थीटा लगा दो सीधा। उसमें कंफ्यूज मत हो, एफ एक्स है, एफ वाई है, एक्स डायरेक्शन वाई, कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ आर कोस थीटा। अब ये बताइए ये कितना होगा, जो ये वाला मैग्नीट्यूड है यहां से यहां तक? बस आर साइन थीटा, क्योंकि यही वाली चीज तो यहाँ होती है ना भाई, यही वाली चीज तो यहाँ होती है, बार बार बोल रहा हूँ, यही वाली चीज ये वाली होगी, ये वाली भी यही चीज होगी, तो ये क्या हो गया? सीधा आर साइन थीटा। अब कंफ्यूज नहीं होना है ना। आपके आर एफ वेक्टर और आर वेक्टर के बीच में थीटा एंगल था, तो क्या है? ये आर साइन थीटा। अब बताइए जो आर साइन थीटा ये बेसिकली क्या है? इन दो फोर्सेस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बन गया ना फिर से मोमेंट? वही आपने इसी चीज को तो क्या बोल दिया था? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस। ये मैंने फाइनली फॉर्मूला बता दिया था ना, जबकि एक्चुअल में मीनिंग क्या थी ये। या फिर इसको समझो, या तो ये समझ लिया, या फिर इसको समझो, इससे भी ये निकल के आना चाहिए। चेक करो ये दो चीजें अलग अलग हैं। आपको मैं दोनों चीजों से समझा रहा हूं, ठीक है। दूसरी चीज क्या हो सकती है? आर वेक्टर को आर वेक्टर रखो ऐसे, है ना, एफ के साथ में साइन थीटा करो। कैसे करोगे? यहां सोचो जरा, आर वेक्टर को आर वेक्टर रख रहे हो, एफ के साथ में साइन थीटा कर रहे हो, मतलब कौन सी वाली चीज लेके चल रहे हो? कौन सी वाली चीज लेके चल रहे हो? एफ का ये वाला पार्ट, है ना, एफ का ये वाला पार्ट कितना होगा? अगर ये थीटा है, ये चीजें भी सीखना शुरू करो। पता लगा फिर सोम में कंफ्यूज हो गए। ये चीजें सीखना शुरू करो। क्या होगा? ये पुरानी चीज है आपकी वैसे। ये अगर थीटा है, मैंने ये एंगल पूछा कितना होगा? इतना आता है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ये अगर थीटा है तो ये थीटा, ठीक है। अगर ये थीटा तो ये कितना होगा? अब ऐसे बता दो, थीटा से ही बता दो मुझे आंसर, थीटा से ही बताओ। ये वाली चीज क्या होगी? ये वाली एफ का कौन सा होगा? ये एफ का ये कौन सा होगा? एफ कोस थीटा। सिंपल सिंपल सिंपल, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना। थीटा है, एफ का है, कोस थीटा, बस खत्म। दूसरा क्या होगा? कहाँ होगा दूसरी चीज होगी 90 पर। 90 पर वैसे तो यहाँ होगी, बट हम कहाँ लिख सकते हैं उस चीज को? यहाँ पर भी। तो ये क्या है मेरी? ये है एफ साइन थीटा। ये क्या है? एफ साइन थीटा, खत्म, है ना। ये है एफ साइन थीटा। थीटा से याद रखो, दूसरी चीज क्या होगी? ये वाली चीज। राजदेव कल आप ही कर रहे थे 90 माइनस थीटा, कंफ्यूज आप ही हो गए थे थोड़ी देर पहले, ठीक है। तो अभी इसीलिए ना जो थीटा है उसको पकड़ के चलो। ये हो गया एफ कोस थीटा और ये हो गया एफ साइन थीटा। तो एफ साइन थीटा क्या है? ऐसे जा रहा है, यही तो मोमेंट क्रिएट कराएगा। क्या एफ कोस थीटा मोमेंट क्रिएट कराएगा? कभी नहीं। क्यों? क्योंकि एफ कोस थीटा तो खुद उस पॉइंट से जा रहा है, और जब उस पॉइंट से जाए तो डिस्टेंस तो होती नहीं, फिर तो मोमेंट कराएगा नहीं, वो तो इसे भगाएगा। तो मोमेंट कौन कराएगा इसके अबाउट? ये एफ साइन थीटा, सॉरी, एफ साइन थीटा मोमेंट कराएगा। ये वाली जो चीज है ये मोमेंट कराएगा इसके अबाउट, ऐसे तो लेके जाएगा ना। तो एफ साइन थीटा इनटू में क्या है? आर वेक्टर। आप सोचो, एफ साइन थीटा ये फोर्स है, तो ये क्या होगी? आर का साइन थीटा, ठीक है। तो एफ साइन थीटा ये जो फोर्स है इसी के इक्वल एंड अपोजिट ये होगी, ठीक है। तो एफ साइन थीटा ये दो पैरेलल फोर्सेस होंगे, इनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही तो कहलाएगी अभी आर क्या कहलाएगी? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। किसके? इस वाले फोर्स के, ना कि इस वाले फोर्स के। अगर आप इस वाले फोर्स को लेकर चलते हो तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और अगर इस वाले फोर्स को लेकर चलते हो तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर क्या होगा? यहां पर एफ साइन थीटा हमारे पास फोर्स हो गया, ठीक है। एफ साइन थीटा क्या हो गया? फोर्स इनटू क्या हो गई? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये दोनों वर्डिंग आप याद रखना, जैसे आपको समझ में आए वैसे आप मोमेंट को आगे यूज करना, स्ट्रक्चर में, डिजाइन में एंड मेरे सॉन्ग में, ठीक है। आप इन चीजों में इस चीज को आराम से यूज कर सकते हो, ठीक है। बात क्लियर है? चलो अभी बात कर लेते हैं एन कैप। अब देखो यहाँ पर फोर्स इनटू डिस्टेंस तो आ गई, है ना, मतलब ये मैग्नीट्यूड तो दे दिया, बट अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन देगा। दिस इज द वेक्टर क्वांटिटी, की क्रॉस क्या होता है? वेक्टर देता है तो डायरेक्शन देगा। मोमेंट की डायरेक्शन होती है, कैसे होती है जरा इसको फील करो। मोमेंट की डायरेक्शन होती है, कैसे होती है इसको फील करो। मान लीजिए आपके पास ये है, ठीक है, मान लीजिए ये है, और इसमें क्या हो रहा है? इसमें क्या हो रहा है? ये होता है अपने नोट्स का फायदा, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है कि ये जो चीजें हैं इस पर मैंने क्या कहा? ये पिन है, ये ऐसे लगा दिया फोर्स, इसकी वजह से रोटेट हुआ। तो अब यहाँ होता है राइट हैंड थंब रूल।
राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड ऐसे वाला नहीं, वो फेराडेज वाला होता है, ये वाला राइट हैंड थंब रूल। क्या करना होता है, जैसे ये रोटेट किया, मान लीजिए क्लॉकवाइज, सॉरी आपकी तरफ से एंटी क्लॉकवाइज है ना, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया, तो अपने हाथ को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराओ, कराओ। डायरेक्शन किधर आई, थंब की आउटवर्ड, आउटवर्ड, ठीक है, आउटवर्ड, ऐसे बाहर की तरफ, ठीक है। तो इसको मैं अलग फिगर में दिखा देता हूँ थोड़ा, कहाँ है ये है ना, थोड़ा इसे अलग फिगर में दिखा दूं क्या, कि यहाँ पर ये जो चीज है, जैसे अभी चलो आर्बिट्रेरी फिगर ही लेके चल रहा हूँ, ये चीज है 2D में दिखा रहा हूँ। मान लीजिए ऐसे एफ लगा रहे थे आप, ठीक है, ठीक है, ये आर था हमारे पास, मैंने 90 डिग्री ले लिया सिंपली, ठीक है, तो सीधा हो गया एफ इंटू आर, ठीक है, सीधा एफ इंटू आर हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्योंकि एफ इंटू आर इंटू 90 डिग्री साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1, तो ऑब्वियसली एफ इंटू आर डायरेक्टली आ जाएगा, ठीक है। अभी क्या हो रहा है, अभी क्या हो रहा है, ये जो है ये ऐसे घूम रहा है, तो डायरेक्शन क्या होगी, बाहर, आउटवर्ड, मोमेंट की डायरेक्शन क्या हो गई, आउटवर्ड। एम वेक्टर क्या है मेरा, आर क्रॉस एफ, यानी कि आर का मैग्नीट्यूड गुणा एफ का मैग्नीट्यूड गुणा साइन थीटा गुणा एन कैप, ये गुणा में लिख लो बट जरूरत नहीं होती। यहाँ अगर इफ एग्जाम्पल 1 जो मैंने यहाँ लिया, इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, सो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर का मैग्नीट्यूड एंड एफ का मैग्नीट्यूड इंटू साइन 90 और एन कैप। साइन 90 की वैल्यू क्या हो गई 1, सो आर का मैग्नीट्यूड एफ का मैग्नीट्यूड। अब डायरेक्शन की बात आ गई बस से, ये डायरेक्शन क्या है, ये डायरेक्शन है फ्रॉम दी राइट हैंड थंब रूल। इस चीज को प्लीज जो जो पढ़ रहे हो ना, उस पढ़ने के बाद जब ये मैं आपको सेंड करूंगा तो आपको पता होना चाहिए इसके बाद क्या लिखना है, इसके बाद ये लिखना है, एन कैप क्या है, डायरेक्शन comes out with the right hand thumb rule, right hand thumb rule, ठीक है। तो राइट हैंड थंब रूल मैं समझा रहा हूं, उसको लिखवा नहीं रहा हूं, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहां पर क्या होगा, इस केस में क्या होगा, फॉर द एग्जाम्पल 1, मतलब इसके लिए क्या होगा, डायरेक्शन कैसी होगी, आउटवर्ड, डायरेक्शन कैसी होगी, आउटवर्ड, ठीक है, आउटवर्ड और टुवर्ड्स यू, आपकी तरफ आ रही है ऐसे। तीर होता है, तीर इसको कैसे दिखाते हैं, फिर डायरेक्शन कैसे दिखाओगे, यहाँ पर डायरेक्शन कैसे दिखाओगे, इस पर मोमेंट की डायरेक्शन कैसी होगी, इस पॉइंट पर कैसी होगी मोमेंट की डायरेक्शन, यहाँ पर मोमेंट की डायरेक्शन डॉट होगी या ऐसे होगी, ये चीज याद है, नहीं भूल गए। ये होता है डॉट, ये होता है क्रॉस। डॉट क्या होता है, तीर है, तीर चलाएगा भी धनुष बाण, ठीक है, तो बाण होता है बाण, ठीक है, बाण को लो और मारो, तीर को लो और मारो। तीर गया ऐसे, तीर कैसा होता है, तीर होता है ऐसे, आगे की तरफ ये, पीछे की तरफ ऐसे, जितना भी अच्छा सुंदर सा बना लो, ठीक है। वो क्या होता था, वो होता था क्रॉस। पीछे से उसे देखोगे कैसे दिखेगा, क्रॉस टाइप का। तो वो जो क्रॉस है, अगर मैंने ऐसे बाण को मारा तो क्या जाएगा, वो अंदर की तरफ जाएगा। अगर वो अंदर की तरफ जा रहा है, इस प्लेन के, ध्यान से सुनो, इस प्लेन के परपेंडिकुलर, इधर तो टिल्ट नहीं, परपेंडिकुलर अंदर की तरफ अगर डायरेक्शन जा रही है, अंदर की तरफ, तो उसको हम क्या कहेंगे, क्रॉस। क्यों, जो पीछे से तीर को देखोगे तो क्या दिखेगा, क्रॉस, पीछे से देखोगे तो क्रॉस। और अगर उधर की तरफ से, उस रूम से अगर कोई तीर हमारी तरफ मारता है, ठीक है, तो क्या दिखेगा, सामने की तरफ आते हुए डॉट, ठीक है। तो यहां बताइए डॉट लिखूंगा या क्रॉस, अगर कंडीशन ऐसी है तो क्या करूंगा, ऐसे लेके चलूंगा, ऐसे लेके चलूंगा, हाथ मेरी तरफ आ रहा है, मतलब तीर दूसरे कमरे से मेरी तरफ आ रहा है, इसका मतलब डॉट, ठीक है। तो एम डायरेक्शन कैसी होगी, मतलब डायरेक्शन होगी इससे, ये क्या है, ये है मेरा इफेक्ट, दिस इज द इफेक्ट, व्हाइल डायरेक्शन इज दिस, है ना। डायरेक्शन डॉट का मतलब क्या है, डायरेक्शन है जेड डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या है यहाँ, जेड डायरेक्शन है, जेड डायरेक्शन एंड टुवर्ड्स यू, ठीक है, टुवर्ड्स यू। बात समझ में आ रही है, ठीक है, मतलब आउटवर्ड, और इसे बोलते हैं अंदर की जाने को इनवर्ड, ठीक है। तो ये आउटवर्ड डायरेक्शन, बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल मैं आपसे पूछ लेता हूं, जल्दी से मुझे बताना, ठीक है। अगर ये चीज ऐसे है, क्या, एक ये बॉडी है ऐसे, ये बॉडी है ऐसे, इस पर मैं फोर्स लगा रहा हूं, मान लीजिए इस पॉइंट के अबाउट, ठीक है, ये मैंने यहाँ पिन कनेक्शन कर रखा है, ठीक है, और यहाँ फोर्स मैं ऐसे लगा रहा हूँ, ऐसे एग्जाम्पल 2, ऐसे फोर्स लगा रहा हूँ, इस पॉइंट के अबाउट बताना है, ए पॉइंट के अबाउट, ये क्या होगा, डॉट होगा या क्रॉस होगा, ये डॉट होगा या क्रॉस होगा, इस पॉइंट के अबाउट, सोचो,
क्या क्वेश्चन पूछूं? देखो क्या कह रहा हूँ, एक सिंपल बॉडी है, ये सिंपल बॉडी हो गई ऐसे, ये मैंने एक पॉइंट ले लिया यहाँ पर ऐसे, ठीक है, इस पॉइंट के अबाउट मैंने इसे हिंज कर रखा है, फोर्स मैंने ऐसे लगा दी, तो अब बताइए मोमेंट की डायरेक्शन किधर होगी? डायरेक्शन तीर को सामने मार रहे हैं, बिल्कुल तीर को सामने मार रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये क्लॉकवाइज जा रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है तो हाथ को ऐसे लेके आओ, हाथ को ऐसे लेके आओ, ये अंदर की तरफ गया, अंदर की तरफ गया तो इनवर्ड डायरेक्शन है, तीर को पीछे से मानो तो क्रॉस आए, ठीक है, ये हो गया क्रॉस डायरेक्शन, ठीक है, बात क्लियर हो गई? ये क्रॉस है मतलब इनवर्ड, ऐसे क्या बोलेंगे? इनवर्ड, ठीक है। मोमेंट क्या है? डायरेक्शन जेड, मोमेंट की डायरेक्शन क्या है? जेड इनवर्ड, ठीक है, क्योंकि हम 2D पढ़ते हैं बट 3D आप ऑटोमेटिक पढ़ रहे हो, किसके थ्रू? मोमेंट के थ्रू, ठीक है। बट हमारा प्लेन क्या है जिस पर इफेक्ट हो रहा है? दैट इज द एक्स वाई, प्लेन एक्स वाई है, मोमेंट की डायरेक्शन क्या है? ये देखो, याद रखना इस चीज को, प्लेन ऑफ द मोमेंट क्या है? यहां पर बताओ, प्लेन ऑफ द मोमेंट क्या है? प्लेन ऑफ द मोमेंट किसमें मोमेंट अपना इफेक्ट डाल रहा है? कौन से प्लेन में? जेड प्लेन में, जेड प्लेन में, एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन, ये एक्स वाई प्लेन ही तो होता है ऐसे, तो एक्स वाई प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में, एक्स वाई, सचिन जी ये वाली चीज होती है एक्स वाई, कल समझाया था इन्हें, ये होता है एक्स, ये होता है वाई, तो हम क्या लेते हैं? 2D, 2D में एक्स वाई प्लेन क्या हो गया? ये ऐसे, तो ये जो एक्स वाई प्लेन है ये मेरा बोर्ड है, बॉडी तो मेरा एक्स वाई प्लेन है, तो इस एक्स वाई प्लेन पर ही तो इफेक्ट डाल रहा है ये घुमाने का, तो ये एक्स वाई प्लेन है, प्लेन ऑफ द मोमेंट इज द एक्स वाई, while direction of the moment is z, ये z क्या है? परपेंडिकुलर टू एक्स वाई प्लेन। अगर प्लेन ही मेरा कैसा हो, प्लेन ही मेरा कैसा हो, प्लेन कैसा हो? एक्स जेड हो, ये चीजें अभी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में तो ठीक है 2D चल रहा है, इसमें भी 2D चलेगा, बट जब सोम आता है ना तो उसमें जेड एक्स जेड भी चलते हैं, जब स्ट्रक्चर आता है उसमें एक्स जेड भी चलते हैं, जब आपके डैम्स स्टडी होती है ना सिविल में, डैम्स स्टडी, तो उसमें एक्स जेड भी चलते हैं। तो अगर मैं यहाँ एक्स जेड प्लेन की बात कर रहा हूँ, डैम हमेशा क्या होंगे? एक्स जेड में ना, जो डैम की सरफेस होती है ना, डैम की सरफेस वो हमेशा एक्स जेड होती है, एक्स वाई नहीं होती, ठीक है। तो एक्स जेड है, तो आप जरा सोचो, ये प्लेन की स्टडी करोगे इस प्लेन की, और जब इस प्लेन की स्टडी करोगे तो क्या होगा? मोमेंट की डायरेक्शन वाई होगी, है कि नहीं? मोमेंट की डायरेक्शन, मोमेंट का प्लेन कौन सा होगा? ये वाला एक्स जेड, जबकि मोमेंट की डायरेक्शन या तो ऊपर या फिर नीचे, ठीक है, बात क्लियर हो रही है? तो ये चीज होती है हमारी ये, तो मैं यहाँ सिर्फ एक डायरेक्शन लिख रखी है, वो आगे ऊपर डिपेंड करेगा, अगर एक्स जेड प्लेन है तो उसका परपेंडिकुलर मतलब वाई, और अगर हमारे पास वाई जेड प्लेन में हो रहा है तो उसका परपेंडिकुलर मतलब एक्स, वाई जेड प्लेन में है तो एक्स, है ना, वो चीज है। तो मैंने आपको एक एग्जांपल दे रखा है, ज्यादा कंफ्यूजन यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, ये याद रखोगे चीजें थोड़ा सा इजी हो जाएंगे याद करना, ठीक है, हर चीज लिखूंगा तो कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया, ठीक है। तो यहाँ तक कंडीशन हो गई हमारी, कौन सी? यहाँ तक कंडीशन हमने कंप्लीट कर ली है, किस किस चीजों की? टाइम क्या हुआ? 11:34 अब चला थोड़ा हम क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। ये एक तरह से हमारा कौन सा चैप्टर कंप्लीट हो गया है? बस इतना ही हमारा वेक्टर्स का काम रहेगा, ठीक है। अब वेक्टर्स के ऊपर हम क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। ये मैंने नेक्स्ट चैप्टर की थ्योरी लिख ली थी यहाँ पे, फोर्स वगैरह, ठीक है। तो मेरा इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट है, इंट्रोडक्शन एंड साथ ही वेक्टर्स कंप्लीट हो गया, बट वेक्टर्स अभी कंप्लीट कैसे होगा? जब आप एक दो क्वेश्चंस करोगे। तो पहले क्वेश्चंस लिखो, लिखो जरा। When two forces, लिखिए जरा क्वेश्चन, when two forces mutually perpendicular, when two forces mutually perpendicular and their resultant is tan root 2, when two forces mutually perpendicular and their resultant is tan root 2 Newton, and their resultant is tan root 2 Newton, resultant is tan root 2 Newton, full stop, when they are
resultant is 10 root 2 Newton when they are at 60 degree, when they are at 60 degree, resultant is 10 root 3. Resultant is 10 root 3 Newton. Then find the value of both forces. Then find the value of both forces. Then find the value of both forces. ठीक है, हाँ चलो पहले ये क्वेश्चन हुआ, एक क्वेश्चन ये हुआ, सेकंड क्वेश्चन लिखो। पहले आप इजी क्वेश्चन करो ना थोड़ा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन लिखो। इफ द मैक्सिमम बट ये थोड़ा आईक्यूज यूज करेगा, ठीक है। इफ द मैक्सिमम एंड मिनिमम, पहले ये क्वेश्चन लिख दो, आंसर्स उसके फिर नंबर्स के हिसाब से कर लेंगे, ठीक है। तो आपको मुझे बार बार क्वेश्चन नहीं बोलने पड़ेंगे, ठीक है। इफ द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू if the maximum and minimum value of the resultant forces of two forces of the resultant forces of two forces TWO, two forces acting on a particle are 40 kilonewton and 10 kilonewton respectively, full stop. Then the two forces will be, वो फोर्सेस क्या क्या होंगी जो टू फोर्स थी, जिनका मैक्सिमम 40 हो सकता है, मिनिमम 10 हो सकता है, तो वो फोर्सेस क्या क्या होंगी, ठीक है। एक ये हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 लिखो। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें लिखिएगा, ए सिस्टम ऑफ फोर्सेस acting on a lamina, a system of forces acting on a lamina, lamina क्या होती है, एक तरह की थिन शीट, acting on a lamina, LAMINA, उसको चाहे तो ब्रैकेट में थिन शीट लिख देना, as shown in figure, full stop. The resultant of the force system, the resultant of the force system, the force system will meet at, the resultant of the force system will meet at कहाँ मिलेगा, will meet at, ठीक है। इसका भी फिगर दिखा रहा हूं, बना देता हूं सीधा।
ये हमारे पास फिगर बना लीजिए। ऑब्वियसली मुझे आपको क्या लेके चलना है, जो हम स्ट्रक्चर्स में चीजें देखेंगे, ठीक है, या सोम वगैरह में चीजें देखेंगे, डिजाइन में चीजें देखेंगे, वो कुछ ऐसी ही दिखेंगी आपको, अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी ही चीजें मुझे आपको यहाँ पर थोड़ा थोड़ा हिंट देते हुए चलना है कि ऐसी चीजों में क्या क्या करना होता है, ठीक है। ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया ना। अब क्वेश्चन नंबर 4 लिखिएगा। क्या हुआ? क्वेश्चन नंबर 4, a body initially placed at 2,3,5. A body initially placed at 2,3,5 is displaced to another point 4,5,7 by applying a force of F equal to I plus 4j minus k. F equal to I plus 4j minus k, ठीक है, I plus 4j minus k, full stop. Find work done by force. ठीक है। चलो, तो अभी आप सबसे पहले इसमें क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करो। क्वेश्चन नंबर 2 का, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करो पहले। ये क्या है? वेक्टर फोर्स क्या होता है? वेक्टर। तो अब एक बात बताओ आप, ये कोई ए पॉइंट है जहां से मैंने एक फोर्स लगाना शुरू किया, दिस इज दी F1 फोर्स, एंड दूसरा फोर्स क्या है? कोई F2 है ना। डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है उसकी, वो ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है। मैंने F1 की डायरेक्शन मान लीजिए एक रेफरेंस ले ली ऐसे, ठीक है, और यहाँ पर F2 कुछ भी हो सकता है किसी भी डायरेक्शन में। अब जरा सोचना, ये हमेशा क्या होते हैं? वेक्टर एडिशन। बट वेक्टर एडिशन में अगर ये वाली चीज ऐसे लग रही है, इसको फील करना जो मैं बोल रहा हूं। क्या? एक ये है F1, मान लीजिए 5 है, F2 कितना है? 3 है मान लेते हैं, ठीक है, F2 3 है। अगर F2 मेरा यहां हो ऐसे, रिजल्टेंट कितना भी वेक्टर एडिशन समझा है, रिजल्टेंट किधर आएगा? किधर? ये वाला आएगा ना, ऐसे रिजल्टेंट आया। ये 5 था, ये 3 था, ठीक है। क्या ये 5 में से एग्जैक्टली 3 घट रहा है? नहीं, मतलब ये 2 से थोड़ा बड़ा होगा, ना। ऑब्वियस है भाई, एक क्या है, ये ऐसे ये पेन ले लो, एक ये ले लो, ये अलग लेंथ का, ठीक है। अब जरा सोचो कि अगर पूरा ही इसका एंगल 0 कर दूंगा तो ये गैप तो आएगा ना, तो इससे तो ये वाला गैप बड़ा ही है ना। ये वाला जो वैल्यू है, ये इससे तो ये वाली वैल्यू बड़ी है ना, ये वाली। तो ऑब्वियस है ये जो रिजल्टेंट है, चाहे आप किसी भी एंगल पर लेके चल रहे हो, ये कौन से वाले से बड़ा आएगा? ये इस चीज को पूरे F2 को कहां घुमा दो। ये क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन, इसके रिजोल्यूशन मत करने बैठ जाना। ये क्वेश्चन क्या है कि एक F1 है और एक F2 है, उस F2 को हम ऐसे भी तो लगा सकते हैं ना। F1 ये रहा है ना, और F2 हमारा क्या हो जाएगा? ये,
ठीक है, मतलब जब हम किसी बॉडी पर दो अपोजिट फोर्सेस लेके चलते हैं, उन दो फोर्सेस का वो वेक्टर सम सबसे कम होता है। क्यों होगा? क्यों होगा? क्योंकि डायरेक्शन क्या है? सेम है। और उससे ज्यादा अगर उस चीज को आप थोड़ा सा ऐसे लगा दोगे तो रिजल्टेंट कुछ ना कुछ आएगा, फिर रिजल्टेंट कुछ ना कुछ आएगा। इसको जरा और थोड़ा टिल्ट करते हुए चलो माइंड में, ऐसे रिजल्टेंट बढ़ा, रिजल्टेंट बढ़ा, इसे और थोड़ा टिल्ट कर दो माइंड में, ये इसी पर दिखा रहा हूं अलग अलग कलर से, और थोड़ा टिल्ट कर दिया, रिजल्टेंट और बढ़ा, ठीक है, इसे और टिल्ट यहां पर कर दिया, ये वैल्यू सेम रखनी है। मैं बोल रहा हूं टिल्ट कर दिया, हिंदी में बोल रहा हूं मैं, टिल्ट कर दिया मतलब उसे थोड़ा सा अलग डायरेक्शन में ले गए, रिजोल्यूशन नहीं कर रहा हूं, है ना, दोनों के कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूं। तो रिजल्टेंट मेरा क्या होगा? रिजल्टेंट फिर से और बढ़ा। अब ये रिजल्टेंट हमारा मैक्सिमम कब होगा? जब ये वाला जो टिल्ट कर रहे थे वो बिल्कुल इसके सामने हो, है ना। अब बताओ रिजल्टेंट इससे ज्यादा हो सकता है कभी? जो मैंने ये लाइन अब खींची लास्ट में, मान लीजिए व्हाइट से नहीं, इससे खींच रहा हूं, मान लीजिए ये जो लाइन खींच रहा हूं लास्ट में, यही तो है मेरा मैक्सिमम रिजल्टेंट। इससे ज्यादा रिजल्टेंट और हो सकता है दो वैल्यूज से? नहीं। तो मैक्सिमम रिजल्टेंट कब होगा? जब वो दोनों चीजें ऐड कर दो। ये स्केलर नहीं है, वेक्टर है ना। मैक्सिमम दो चीजें ऐड कर दो, और मिनिमम सबसे कम कब होगा? जब दोनों चीजें सब्ट्रैक्ट कर दो। मिनिमम तभी तो हो रहा है, ये वाली चीज यहां पर तभी तो आ रही है, देखो ये मिनिमम है ना, इससे कम हो सकता है क्या? कभी भी नहीं, इससे कम नहीं हो सकता। क्योंकि अगर ये येलो वाली लाइन आपने ऐसे बना दी, येलो वाली लाइन आपने ऐसे बना दी, तो ऑब्वियस रिजल्टेंट क्या होगा? इससे तो ज्यादा होगा ना, इससे ज्यादा होगा। तो इसीलिए दो चीजें हमें साफ दिख रही हैं, कौन कौन सी? जब हमारा मिनिमम रिजल्टेंट होगा तो F1 माइनस F2 कितना दे रखा है? 15 है। कितना है मिनिमम? 15। और मैक्सिमम कितना है? 40, सॉरी 10, सॉरी 15 नहीं 10 एंड मैक्सिमम कितना है? 40। तो ये क्या हो गया? 40। अब मैंने ये डायरेक्टली ऐड क्यों कर दिया भाई? मैं तो हमेशा ऐसे लिखता हूँ I एंड J, ये दोनों ही क्या है? सेम डायरेक्शन में है ना। जब आप इसे F1 माइनस F2 करोगे तो भी दोनों I हैं, एक निगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो निगेटिव आ चुका है। जब आपने दोनों को सम किया तो क्या हो रहा है कि ये भी दोनों I हैं, ठीक है, एक ये व्हाइट वाला था और एक ब्लू वाला था, एक व्हाइट वाला था यहाँ से यहाँ तक, एक ब्लू वाला था आगे, ठीक है। तो ये दोनों क्या कर दिया? सम, तो दोनों की सेम डायरेक्शन है I, तो ऑब्वियस है मैं डायरेक्टली जोड़ सकता हूँ। तो दोनों को डायरेक्टली जोड़ दिया तो F1 प्लस F2 इक्वल टू 40 एंड F1 माइनस F2 इक्वल टू 10। अब ये आपका 6th क्लास वाला क्वेश्चन हो गया। दो इक्वेशन दो अननोन, आंसर निकालो, ठीक है। दो इक्वेशन दो अननोन, आंसर निकल देंगे। ऐसे काट दो इसे, क्या हो गया? 2F1 इक्वल टू 50, सो F1 आ गया 25, है ना, और F2 कितना आ गया? F2 आ जाएगा, इसे इधर ले जाओ, F1 में से 25 15 हो गया। आंसर आ गए? आंसर आ गए। बस समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, बस ये थोड़ा लॉजिक भी लेके चलना है चीजों में, ठीक है, क्योंकि जो मैं चीजें समझाई हैं वो अब इतने सिंपल क्वेश्चन तो मैं बोलने वाला नहीं हूँ, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन मैंने एग्जांपल से समझा दिए हैं, ठीक है। तो थोड़े से ऐसे क्वेश्चंस भी लेके चलूंगे जो थोड़े लॉजिकल रहेंगे, ठीक है। अगर मैं आपसे सिंपली ये पाइथागोरस की यूज करवाता रहूंगा तो क्या फायदा? थोड़ा उसमें ऐसा भी तो होना चाहिए ना जो चीजें आपको थोड़ा घुमाए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हो गया आंसर नंबर 2। अब आंसर नंबर 2 आप मुझे, एक्चुअली मैं फर्स्ट वाला आपको लास्ट में करवाना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे इस वाले क्वेश्चन का आंसर दो। किसका? थर्ड क्वेश्चन मैंने कौन सा बोला आपको? लैमिना वाला ना, ठीक है। चलो थर्ड वाले को ही करो पहले, लैमिना वाले को, लैमिना वाले को। मैं आपको वो फर्स्ट वाला क्वेश्चन सबसे लास्ट में कराऊंगा। जो अभी डायग्राम था ये वाला, ठीक है। थोड़ा फील करना इस चीज को। देखो मैंने आपसे क्या बोला था? समेशन एफएक्स क्या किसी पॉइंट पर डिपेंड करता है? नहीं। बस ये चीज अगर फील कर रखी है तो खत्म। समेशन एफएक्स किसी पॉइंट पर डिपेंड करता है? नहीं। बॉडी पर, लैमिना पर फोर्सेस बस एक्स डायरेक्शन में कैसे लग रही हैं हमें वो देखना है, हमें ये नहीं देखना कौन से पॉइंट पर लग रही है, ठीक है। ऐसे ही समेशन एफ वाई क्या था? ये भी फोर्स डायरेक्शन पर डिपेंड कर रहा था, ये पॉइंट पर डिपेंड नहीं कर रहा था। तो आप क्या करोगे? पहले एक्स डायरेक्शन में रिजल्टेंट निकालो बॉडी का। आपको क्या बताना है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में बताना है रिजल्टेंट कहां से पास हो रहा होगा, रिजल्टेंट कहां से पास हो रहा होगा। आप देखो ऐसा है ना, अब ये मान लीजिए आपके पास ये बॉडी है, इस बॉडी पर आपने फोर्स लगा दी 3-4। कैसे? एक ऐसे लगा दी, सोच लिया, एक ऐसे,
एक ऐसे आ गई 2 हो गई, एक ऐसे आ गई 3 हो गई, एक ऐसे आ गई 4 हो गई, मतलब 4 फोर्सेस लग गई। रिजल्टेंट कहीं से तो जाएगा इन चारों का, भाई जहां ये जा रही होगी वहीं रिजल्टेंट हो रहा होगा इन चारों की वजह से एक साथ। तो ऐसे ही यहाँ पर है, यहाँ डायरेक्टली 2 फोर्स थोड़ी दिख रही है, यहाँ पर भी ज्यादा फोर्स है, तो पूरी लेमिना कहीं ना कहीं तो भाग रही होगी इन सब की वजह से, या फिर नहीं भाग रही होगी तो रिजल्टेंट 0, तो वो कहीं से भी नहीं जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, कहीं से नहीं जा रहा है ना, 0 हो गया। बट रिजल्टेंट अगर मैग्नीट्यूड है रिजल्टेंट का, तो डायरेक्शन भी होगी कुछ ना कुछ, तो वो कहां से जाएगी, वो यहां से जाएगी क्या ए पॉइंट से, वो रिजल्टेंट सी से जाएगी क्या, वो रिजल्टेंट बी से जाएगी क्या, वो रिजल्टेंट डी से जाएगी, कहां से जाएगी, वो चीज आपको बतानी है। ठीक है, तो इसमें आएगा मोमेंट भी, अभी समझोगे, बट पहले आप रिजल्टेंट निकालना सीखो कि रिजल्टेंट होगा कहाँ और उसकी डायरेक्शन आपकी डिस्टेंस क्या आएगी वो अभी समझोगे। तो पहले रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड तो निकालो फोर्स का। तो सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ पर इस पूरी बॉडी में एफ एक्स देखो, एक्स डायरेक्शन में कितना जा रहा है। तो मैंने आपसे बोला 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्शन लो, और आपके यहाँ 3D नहीं है 2D है, तो एक डायरेक्शन एक्स हो गई, एक डायरेक्शन वाई हो गई। तो एक्स डायरेक्शन में टोटल बॉडी किधर की तरफ जा रही है ना, बॉडी भले से ही ऐसे जा रही हो, बट एक्स में कितना जा रही है वो तो एफ एक्स देगा ना, वाई में कितना जा रही है वो तो वाई दे रहा है ना, एफ वाई, तो वही करना है। तो एफ एक्स बताओ कितना होगा, यहाँ पर सिर्फ 20 है, 20 न्यूटन इस साइड, तो समेशन एफ एक्स कितना आ गया 20 न्यूटन किस साइड, इस साइड। बात क्लियर है, मतलब माइनस लिख दो या डायरेक्शन ऐसे दिखा दी मैंने, ठीक है। ये ऐसे जा रहा है, मतलब बॉडी मेरी 20 न्यूटन से ऐसे भाग रही होगी, एक तो ये, बट क्या ये ऐसे भाग ही रही होगी, नहीं, 2 फोर्सेस हो रहे हैं, 3 फोर्सेस हो रहे हैं, तो हो सकता है इनकी वजह से कुछ और भी जा रही हो, है ना। तो इनकी वजह से देखो तो समेशन एफ वाई करो, समेशन एफ वाई, ये भी सचिन जी मैंने पहले बता रखा है एक्चुअली इनको इक्विलिब्रियम डायग्राम में, ठीक है। तो वो चीज समेशन एफ वाई क्या होगा, समेशन एफ वाई, ये 10 ये 10 दोनों प्लस हो गए -10, तो एक 10 से एक 10 कट गया, कितना बचा प्लस का 10, मतलब बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है ना। ये डिपेंड नहीं कर रहा है उसके पॉइंट पर, ये सिर्फ डायरेक्शन पर डिपेंड कर रहा है। तो समेशन एफ वाई क्या हो गया 10 + 10 - 10, सो आउटकम आ गया 10। कैसे जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है। तो अब जरा सोचो इन दोनों की वजह से कैसे जा रही होगी बॉडी, ऐसे जा रही होगी। इन दोनों की वजह से बॉडी कैसे जा रही होगी, ये बॉडी है ऐसे जा रही होगी कहीं से, ये जो एंगल है वो एंगल निकालना है मुझे। भाई डायरेक्शन तभी तो निकलेगी जब वो थोड़ा एंगल पता होगा आपको, या फिर ये पता होगा रिजल्टेंट कहां से जाए। तो रिजल्टेंट कैसे होगा, थोड़ा सेंस तो आ रहा है, रिजल्टेंट होगा कुछ ऐसे टिल्टेड, बट वो टिल्टेड रिजल्टेंट निकलेगा कहां से, वो यहां से जाएगा, वो बी से जाएगा, वो इस डी से जाएगा, कहां से जाएगा जो रिजल्टेंट। ये क्या है, बॉडी किसमें है, मैंने आपको लिखवाया होगा, रिजल्टेंट ऑफ द फोर्स इन दी, अब ये थोड़ा सा ये भी सोचना पड़ेगा आपको, इन दी इक्विलिब्रियम सेंस, ठीक है, इन दी इक्विलिब्रियम सेंस। तो अब जरा ये सोचिएगा, जब हमने इस पॉइंट को ऐसे देखा, ऐसे देखा, तो ये जो हमारे पास tan and 20 आया, tan and 20 आया, ठीक है। तो tan and 20 के बेसिस पर ये जो लैमिना है, ये जो tan and 20 के बेसिस पर लैमिना है, तो tan हमारे पास कैसे दिखा, ऐसे, 20 कैसे दिखा, ऐसे, ठीक है। तो अब जरा सोचो एंगल कितना आएगा, एंगल कितना आएगा, दोनों क्या है 90 डिग्री, रिजल्टेंट कहां से जाएगा, रिजल्टेंट कहां से जाएगा, रिजल्टेंट 30, ऐसे कैसे, ये 20 है, ये 10 है, रिजल्टेंट कहां से जाएगा, विजुलाइज अभी भी नहीं हो पा रहा, ये 10 है, ये 20 है, रिजल्टेंट कहां से जाएगा, रिजल्टेंट कहां से जाएगा, आपको एग्जैक्टली पता है अभी आंसर जो आपने 0 बोल दिया, कि सिर्फ एक किसी थीटा से, वो थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। यहां से कैसे दिखा दूं इसे, ऑब्वियसली ये तो दिख रहा है कि वो जो रिजल्टेंट होगा वो इसमें ज्यादा लेंथ लेगा, ऐसे जा रहा होगा या नहीं, ऐसे जा रहा होगा, या मैं ऐसे बना दूं, ये रहा रिजल्टेंट। क्यों ऐसे क्यों बनाया मैंने, इस तरह का फिगर क्यों बनाया, क्योंकि इसी का तो 90 वाला पार्ट ये है, इसी का 90 वाला पार्ट ये है, तो फिगर भी तो थोड़ा उसी हिसाब से बनाना पड़ेगा ना, ठीक है। ये जो रिजल्टेंट है उसी का पार्ट तो ये 10 है, इस रिजल्टेंट इसका पार्ट ये वाला 10 है। या फिर सिंपली सोचो इस 10 को कहां पहुंचा दो, इसके हेड पर, इसके हेड पर 10 को पहुंचा दो, रिजल्टेंट दिखा दो, ठीक है। ये 10 हो गया, ये 20 हो गया, कितना हो गया, कितना 50, एग्जैक्ट 50। अभी भी 10 और 20 का रिजल्टेंट 50 आ जाएगा, √50, √50 और 50 बहुत डिफरेंस है, ठीक है। ये हो गया √50, ठीक है। बात क्लियर है, 7 49 होते हैं, मतलब 7 8 के आसपास कुछ, बट ये तो कुछ ज्यादा ही कम आ रहा है, आपने कुछ गड़बड़ तो नहीं किया, हद हो गई, √500, ठीक है। आपके चक्कर में मैंने 50 कर लिया, देख रहे हो, ऐसे भाई ऐसे कंफ्यूज करोगे तो हो गया काम,
क्या होगा 220 का स्क्वायर मतलब 400 प्लस 10 का स्क्वायर मतलब 100 का अंडर रूट, तो अंडर रूट 500, ठीक है, अंडर रूट 500 मतलब ये हो जाएगा tan रूट 5। ये क्या हो गया tan रूट 5। ये चीजें तो आती है ना भाई, इतना तो मान के चलूं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। ये 2 जीरो दिख रहे हैं तो 10 बाहर आ जाएगा, अंदर अंदर क्या बचा अंडर रूट 5, तो tan रूट 5 का ये मैग्नीट्यूड होगा। बात क्लियर है? तो ये मेरे पास रिजल्टेंट हो गया। कितने एंगल पर होगा, एंगल निकालो जरा, कैसे आएगा? ये थीटा क्या होगा, ये थीटा, आपके पास तीन चीजें हैं, तीनों चीजें हैं, 20 भी है, 10 भी है, ये भी है, कुछ भी लगा दो, कोस थीटा टेन थीटा जो बनाना है, तो tan थीटा लगा लो। tan थीटा क्या हो गया, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बेस, सो tan बाई 20 कितना आ गया 1/2। 1/2 होता है किसी में? नहीं, एग्जैक्टली नहीं होता, मतलब ऑब्वियस है कोई एंगल आएगा इसका, कैलसी से करोगे तो आ जाएगा। तो थीटा इक्वल टू क्या आ गया tan इनवर्स 1/2। ठीक है, फिलहाल अभी चलो इस पर ही ध्यान दो, इक्विलिब्रियम के हिसाब से मत सोचो इसे, ठीक है, बस सिंपली ऐसे याद रखो इस क्वेश्चन को, ठीक है। इस एबीसी को भी इतना कंफ्यूज मत हो आप, इसे एक्चुअली स्ट्रक्चर में ही लेके चलेंगे आगे, ठीक है। बस इतना सेंस समझो कि यहाँ रिजल्टेंट कैसे निकाला जाता है, ठीक है। जो स्ट्रक्चर में समझाना है वो फिर क्यों यहाँ पर ही डायरेक्टली फिर से बहुत ज्यादा समझाया जाए, बस इतना समझो कि हाँ रिजल्टेंट कैसे निकल रहा है, ठीक है। तो रिजल्टेंट कैसे निकल रहा है, थीटा कितना हो जाएगा, कितने एंगल पर आ रहा होगा ये रिजल्टेंट, रिजल्टेंट कितने एंगल पर आ रहा होगा इस हॉरिजॉन्टल लाइन से, tan इनवर्स 1/2। किस पॉइंट से जाएगा वो बात होगी स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है, वो बात होगी स्ट्रक्चर एंड सॉम के अंदर, ठीक है। अभी मैं मैकेनिक्स के हिसाब से सिर्फ रिजल्टेंट समझा रहा हूँ कि हाँ किसी एक एंगल से जाएगा, टिल्ट होके जाएगा, दिख रहा है आपको, ये वाला प्रोसेस मेरा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का है, ठीक है। बात क्लियर है? इक्विलिब्रियम में लेके आके चलना वो मेरे सॉम का एंड स्ट्रक्चर का पार्ट है। बात क्लियर हो रही है? ठीक है, चलो। तो यहां तक की बात हो गई, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 करो, चलो जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। पहले ये पॉइंट्स लगाना सीखो, ठीक है, ये पॉइंट्स लगाना सीखो। चलो एक काम कर सकते हो आप, ज्यादा अगर कंफ्यूज नहीं होना है तो, बट यार मैं इसलिए बताना भी चाह रहा हूँ क्योंकि आपको ये फिर कहीं और सिलेबस में नहीं दिखेगा, और थोड़ा मैकेनिकल में ये वाला पार्ट कभी कभी पूछ लिया जाता है, ठीक है, तो इसलिए थोड़ा मैं बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि सिविल में थोड़ा सा नॉलेज होनी चाहिए 3D की भी, मैकेनिकल में 3D भी चीजें आ जाती हैं, आपके यहाँ सिर्फ 2D ही आता है जनरली। क्या कि आई डॉट आई अगर लिखूंगा तो क्या निकल के आएगा, आई डॉट आई, आई डॉट आई 1, यानी कि आई डॉट आई 1 कैसे, क्योंकि ये जो डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट क्या देगा, आई का मैग्नीट्यूड इंटू आई का मैग्नीट्यूड, ये इंटू है, इंटू कोस ऑफ थीटा, अगर ये डॉट है तो, अगर ये डॉट है तो कोस थीटा, आई और आई के बीच में एंगल कितना होगा 0, भाई दोनों ही चीजें आई आई में है तो एंगल कितना 0, तो कोस 0 की वैल्यू 1, सो ये आंसर आ गया 1 निकल के, ठीक है। आई डॉट आई क्या कहलाता है 1, ठीक है। बट अगर आई क्रॉस आई हो, आई क्रॉस आई हो 0, क्यों, क्योंकि कोस नहीं, अरे आई आई के बीच में क्रॉस है तो 90 कहां से हो गया, आई और आई के बीच का तो एंगल हमेशा थीटा इक्वल टू 0 होगा ना, है ना। बट यहां जब क्रॉस लिखोगे तो क्या लिखोगे फॉर्मूला, आई आई साइन थीटा इंटू एन कैप, सो साइन 90 सॉरी साइन 0 की वैल्यू 0, सो आंसर आ गया 0, ठीक है। ये थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना इन चीजों में, और क्वेश्चन आने के लिए किसी से भी पूछ सकते हैं, चाहे सिविल चाहे मैकेनिकल, क्योंकि इसमें टाइम नहीं लगता कि आई डॉट आई का प्रोडक्ट बता दो या फिर आई क्रॉस आई का प्रोडक्ट बता दो, तो ये चीजें थोड़ा सा आपको सेंस आना चाहिए, इसीलिए बता भी रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद अगर मैं आई डॉट आई लिखूं तो सेम चीज क्या हो जाएगी, जे डॉट जे, ऐसे ही सेम चीज क्या हो जाएगी के डॉट के, है ना, तो ये सबके सब क्या आएंगे 1। जबकि इनका अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट करता हूं, जैसे आई क्रॉस आई, है ना, या फिर जे क्रॉस जे, या फिर के क्रॉस के, तो ये सारे के सारे क्या आएंगे 0, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं करता हूं आई डॉट जे, आई डॉट जे, अब करो आई ये इधर है, जे इधर है, दोनों में क्या होगा हमेशा 90 डिग्री, तो डॉट है तो डॉट के हिसाब से कोस 90 की वैल्यू 0, इसका मतलब ये 0 आ गया। तो ऐसे ही आई डॉट जे या फिर जे डॉट के, या बहुत बढ़िया समझ गए, या फिर के डॉट आई, ये सब क्या होंगे 0, है ना। अब जरा ये वाली चीज देख लो, आई क्रॉस जे मतलब थीटा हो गया 90, साइन 90 की वैल्यू
1 है ना, तो इनकी वैल्यू आएंगी 1, तो आई क्रॉस जे या फिर जे क्रॉस के या फिर के क्रॉस आई, इन सब की वैल्यू आएंगी 1। ठीक है, तो ये थोड़े से सिंबल्स हैं जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं, ये कोई ऐसा जरूरी नहीं होता कि मेंशन ना हो सिलेबस में, सिलेबस में मेंशन नहीं है तब भी ये अंडरस्टूड चीजें हैं। ठीक है, तो ये चीजें थोड़ी सी याद रखना। ठीक है, सेंस को कहां से लेके चलना है, आपके फॉर्मूले से, बस और कुछ नहीं। थीटा आपको पता ही है कि आई अगर आई दोनों है तो थीटा 0, आई और जे है तो थीटा 90, ये इतना तो आपको अंडरस्टूड है बस। ठीक है, तो अब जरा इस क्वेश्चन को देखो, पहले क्या है, पहले है कंडीशन। कंडीशन क्या है कि एक है हमारे पास 1 2, कहाँ है भाई वो 2 3 5, तो पहले 2 3 5 दिखाओ, बट क्या है यहाँ 2 3 5 कैसे दिखाओगे, यहाँ 2 3 5 ऐसे ही दिखा दो बस। क्यों, क्योंकि ये 5 भी है तो ये के में भी है, 3D में, 3D में मैं कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा, तो अभी 2 3 के हिसाब से दिखा दो, 2 ये हो गया 3 ये हो गया, तो 2 3 5 ऐसे लगा दिया मैंने, जबकि ये 3D में पहुंचेगा एक पॉइंट। ठीक है, जैसे रूम क्या होता है 3D में होता है, तो अगर ऐसे चला तो दीवार पे चल रहा है, बट अगर जे में भी के में भी चला तो यहाँ आएगा कहीं, है ना, 2 3 और 5 ऐसे, मतलब यहाँ कहीं आ गया उसके हिसाब से, तो वो 3D नहीं दिखा रहा मैं बना के, सीधा उसके नाम लिख रहा हूँ, इसके साथ आई आ जाएगा, इसके साथ जे और इसके साथ के। ठीक है, तो ये बताइए ये क्या है मेरा R1 वेक्टर, पोजिशनल वेक्टर है या नहीं है ना, x1 इंटू आई प्लस y1 इंटू जे प्लस k1 इंटू ये सॉरी y जे क्या बोलते हैं z1 इंटू के। ठीक है, बात क्लियर हो गई, z1 जैसे कि x1 बोलते हैं ऐसे z1। ठीक है, तो यहाँ r1 वेक्टर की वैल्यू क्या हो गई 2i प्लस 3j प्लस 5k, बहुत बढ़िया, ये हो गया हमारे पास क्या, मैं अगर कैप नहीं लगाता तो अंडरस्टूड है वो, है ना, तो R1 वेक्टर हो गया ये। अब दूसरा क्या है, दूसरी पोजीशन क्या है, दूसरी पोजीशन कहां से कहां जा रहा है 4 5 7 जा रहा है, तो 4 5 7 ऐसे बना दिया कहीं ये पॉइंट 4 5 7, दिस इज द R2 वेक्टर। सो R2 वेक्टर हमारे पास क्या हो गया 4i प्लस 5j प्लस 7k। ठीक है, ये हो गया हमारे पास R2 वेक्टर। क्वेश्चन में क्या है डिस्प्लेस्ड टू अनदर, ये डिस्प्लेस हुआ है यहां से यहां, है ना, तो पहले पोजीशन वेक्टर निकाल लिए हमने, अब क्या निकालना है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, क्योंकि हमें वर्क करना है ना, तो डी वेक्टर कितना आएगा, डी वेक्टर अभी प्रूफ किया था क्या होता है डी वेक्टर, R2 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर माइनस R1, क्योंकि R1 प्लस डी क्या है R2, R1 प्लस डी R2 है ना, तो R2 डी क्या हो जाएगा R1 सॉरी R2 माइनस R1 हो जाएगा वेक्टर के हिसाब से, तो ये चीजें इसमें से घटा दो, डी वेक्टर क्या आएगा R2 वेक्टर कितना है 4i प्लस 5j प्लस 7k माइनस 2i प्लस 3j प्लस 5k, बस लगाओ 4 में से 2 गया 2i प्लस 2j प्लस 2k, बहुत बढ़िया। ठीक है, दिस इज द डी वेक्टर, है ना। अब क्या है हमारा, हमने निकालना है वर्क, फोर्स दिया हुआ है, फोर्स क्या वेक्टर है, कोई फोर्स वेक्टर दे रखा है कितना है i प्लस 4j माइनस के, ओके ये है आपके पास, यही है i प्लस 4j माइनस के। ठीक है, ये जो है फोर्स वेक्टर, ये क्या है डी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, वर्क क्या होता है अभी समझाया था एफ डॉट डी, एफ डॉट डी। ठीक है, तो आपको क्या लेके चलना है एफ डॉट डी, तो वर्क वेक्टर नहीं होता, वर्क वर्क स्केलर है, तो एफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ डी, तो एफ डॉट डी क्या हो जाएगा, इनको यहाँ पर एफ को लिखो क्या हो गया i प्लस 4j माइनस के डॉट प्रोडक्ट ऑफ किसका 2i प्लस 2j प्लस 2k, है ना। तो अब जरा सोचना ये क्या हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट है, अभी ये समझा दिया मैंने आपको, करो जरा, आपके मल्टीप्लाई तो करना है, i से पहले i को करोगे कैसा डॉट प्रोडक्ट, तो 2i डॉट i, समझ रहे हो, i से j को करोगे, पहले इससे टोटल करेंगे फिर इससे टोटल करेंगे, ऐसे करेंगे ना, तो i प्लस सॉरी प्लस में 2 आगे लिख रहा हूं, बहुत सही, अभी सही जा रहे हो, i डॉट में j, i डॉट j प्लस फिर से 2 लिखो i डॉट में k, आ रहा है, ठीक है आ रहा है, नेक्स्ट प्लस, अब मैंने क्या किया 4j से सबको मल्टीप्लाई किया, तो 4 इंटू 2 मतलब 8, ठीक है 4 दूनी 8, क्या है j डॉट i, है ना, फिर क्या हुआ ये 4 दूनी 8 प्लस में 8 j डॉट j प्लस में 4 दूनी 8 j डॉट k, अब यहां पर मैं इस चीज को माइनस ये हो गया, ये सॉरी माइनस के है तो माइनस के साथ में इंटू में हो जाएगा ये 2, पहले ये लिखना है कि पहले लिखना है डॉट i, जो चीज पहले वो पहले, फिर ये माइनस है तो माइनस प्लस माइनस 2kj, ठीक है, एंड माइनस 2
के बस। अब अगर इतना आ गया है, अगर ये अंडरस्टूड होता तो आप डायरेक्टली कर लेते, जैसे आपने शायद बोल भी दिया था कि 0 हो जाएगा, तो बस वही चीज यहाँ पर लेनी। क्या आई डॉट आई क्या होगा, आई डॉट आई 1 है, ठीक है। जेड आई डॉट जे 0, आई डॉट जे 0, खत्म कर दो इसे। आई डॉट के 0, जे डॉट आई 0, भाई ये भी तो आई डॉट जे, जे डॉट आई, कोस थीटा दोनों में थीटा की वैल्यू 90, 90 का मतलब 0 हो गया, ठीक है। ये हो गया 1, ये हो गया 0, जे के 0, के आई 0, के जे 0, ये 1, ठीक है। तो आप फाइनली आंसर निकाल लो कितना हो गया, क्योंकि ये हमेशा स्केलर आना चाहिए, इसमें आई जे के कुछ नहीं आना चाहिए, तो ऑब्वियस उनकी वैल्यूज 1 लेनी है। तो यहाँ 2 into 1 है ना, ऐसे 1 लिख रहा हूँ फिलहाल इसे, ठीक है। बाद में प्लस का 8 into 1, ठीक है, 1 लिखने की जरूरत नहीं है वैसे, है ना, माइनस में 2 into 1, सो आंसर विल बी 2 से 2 मतलब 8, तो 8 जूल हमारे पास वर्क है। फील हो गया क्वेश्चन, समझ में आ गया? बस ये जो सेंस है ये आपको लेके चलना है। ये कोई टफ नहीं था, जेई में सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम इतना पूछा जा सकता है बस, कि आई जैसे कोई भी फंक्शन दे दिया आपको, मैंने तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में पोजीशन वेक्टर को समझा के उसको ड्राइव भी करवा दिया और फिर बाद में यूज भी कर लिया, नहीं तो आपको डायरेक्टली डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दे देते, ऐसे ना करके डिस्प्लेसमेंट वेक्टर सीधा फोर्स वेक्टर से मल्टीप्लाई कर लो, और वो हो सकता है के में ना दे, वो 2i + 3j बोल दे, बस इतना, खत्म, ठीक है। तो वैसे आप कर सकते हो। अब चलते हैं हम फर्स्ट वाले क्वेश्चन पर, ठीक है, फर्स्ट वाले क्वेश्चन पर चलो। क्वेश्चन नंबर 1 जो मैंने आपसे बोला था, क्वेश्चन 1 को करो, क्वेश्चन 1 को करो। क्वेश्चन 1 में क्या क्या था, व्हेन टू फोर्सेस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर देयर रिजल्टेंट इज tan√2। पहले आपने क्या बोला, टू फोर्सेस म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो एक F1 मान ली, एक F2 मान ली, है ना, ऐसे तो करेंगे अगर लॉजिकल क्वेश्चन है तो, पहले से अपने माइंड में कुछ आर्बिट्ररी रख के चलो, एक F1 मान ली, एक F2 मान ली, उन दोनों का रिजल्टेंट क्या है, जब ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, कंडीशन के हिसाब से माइंड को दौड़ाना पड़ता है, ठीक है। तो F1 F2 ये हो गया 90 डिग्री। मैं ये सारी चीजें क्यों पढ़ाता हुआ चल रहा हूँ भाई, मैंने आपसे बोला था आप 1 साल के लिए हो, सचिन जी आप 1 साल के लिए हो ना, हाँ, तो यहाँ पर 1 साल के लिए है, इसी वजह से मैं आपको हर चीज कन्वेंशनल भी लेके चल रहा हूँ, कि आपको अगर कन्वेंशनल में क्वेश्चन मिल गए तो भी आप आराम से कर लो, ठीक है, बार बार उनकी क्लासेस नहीं लेनी है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर F1 F2 अब क्या होगा, अब क्या होगा, ये वाली जो चीज है रिजल्टेंट कितना है tan√2, कहां से निकाल लूं मुझे नहीं पता, थीटा से निकाल दो, बस थीटा से निकाल दो, ठीक है। बट हाँ ये पता है कि ये थीटा से जो निकलेगा उसका ये वाला रिजोल्यूशन इतना होगा, ये वाला रिजोल्यूशन इतना होगा, ये माइंड में होना चाहिए, है ना, क्योंकि ये वाली चीज ही तो मेरी यहाँ पर जा रही है, उसी का रिजल्टेंट है, ये कितना है रिजल्टेंट tan√2, ये क्या है मेरा बेसिकली F2, दोनों में क्या है 90 डिग्री, यही तो अभी बताया 90 डिग्री, ठीक है। तो F1 F2 90 डिग्री, तो यहां से एक इक्वेशन बन के आएगी या नहीं, क्या कि F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर इक्वल टू tan√2 का स्क्वायर, पाइथागोरस साफ दिख रहा है, ठीक है। तो यहां से क्या हो गया, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर इक्वल टू मतलब 100 into 2, मतलब ये आ गया 200, एक इक्वेशन आ गई, एक इक्वेशन आ गई ये। दूसरी कंडीशन सोचो, दूसरी कंडीशन क्या दी हुई है, दूसरी कंडीशन है व्हेन दे आर एट 60 डिग्री, मैंने आपको परसों समझाया था शायद, कि जब वो चीजें हमारी परपेंडिकुलर ना हो, ऐसे हो, तो इसका इफेक्ट इस पर भी आएगा, तो हमारे पास रिजल्टेंट डायरेक्टली नहीं निकलेगा, किससे निकलेगा, एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या था, अगर ये आपके पास दो घटक कैसे हो, एक F1 वही पुराना वाला लेना है ऑब्वियस है ना, ऐसे नहीं है कि ये अलग अलग कर लो, जो F1 लिया है वो F1 है, जो F2 लिया है वो F2 है, क्योंकि क्वेश्चन में वही आपके फोर्सेस हैं, वही फोर्सेस हैं, बस वो पहले 90 थे तो tan√2 दे रहे थे, वो जब 60 हो गए तब वो कुछ और फोर्स देंगे, तो रिजल्टेंट कुछ और आएगा, ऑब्वियस है वो पहले वाले से ज्यादा आएगा। मैंने आपको अभी समझाया ना वो क्वेश्चन कौन सा वाला, सेकंड, कि अगर एंगल थोड़ा चेंज करोगे रिजल्टेंट चेंज होगा, है ना, और अगर यहाँ की तरफ जाएगा एक साइड की तरफ तो रिजल्टेंट बढ़ेगा, है ना, ऐसे ऐसे आएगा तो रिजल्ट घटेगा, बट यहाँ उस वाले से इससे तो कम होगा ना जो यहाँ तक पहुंचा, तो 60 वाले पर रिजल्टेंट क्या होगा, 60 वाले पर, ये मान लीजिए F2 है, 60 वाले पर रिजल्टेंट ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए, इस वाले से सोचो जरा, फील करो, इस वाले से ये रिजल्टेंट ज्यादा होना चाहिए या कम, कम, चलो भाई इसको जरा फील करो, ये जो F2 है, इसीलिए मैंने बोला है हमेशा, जो ये होते हैं ट्रायंगुलर लो फॉलो करते हैं, ट्रायंगुलर लो कैसे बनता है, ऐसे नहीं बनता ट्रायंगुलर लो, ये तो हमारा एक इजी रिप्रेजेंटेशन होता है, हमेशा कैसे बनता है, एक वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर का टेल लगाओ, अब बताओ ये रिजल्टेंट ज्यादा होगा या फिर ये रिजल्टेंट ज्यादा होगा, ये दोनों मैग्नीट्यूड में सेम है,
सॉरी यहां से मिटाना था, आपने एक बार ले रखी है, ये बार है, इस बार को या तो ऐसे रखो या बार को ऐसे रखो, रिजोल्यूशन नहीं कर रहा हूं, पहले बोल रहा हूं, ये बार या तो ऐसे रखी या ऐसे रख दी। ये एंगल क्या था अभी इसमें 60, जबकि ये एंगल क्या है अब 90। तो मैंने क्या किया, ये फर्स्ट केस, ये आपका सेकंड केस है, ये आपका फर्स्ट केस है, ठीक है। फर्स्ट केस में क्या था 90, तो रिजल्टेंट सोचो कितना आएगा, दोनों F1 F2 दोनों सेम थे ना, ये भी F2 ही है भाई। मैंने क्या कहा, बार को मैंने वो नहीं किया, रिजल्टेंट बार का मैंने रिजोल्यूशन नहीं किया, बार या तो पहले ऐसे थी, ठीक है, उसको मैंने ऐसे कर दिया, कंडीशन तो यहीं से। तो अब बताइए रिजल्टेंट इसका ज्यादा होगा या कम होगा इस वाले से, पर्पल वाले से, फील करो। मैग्नीट्यूड दोनों के सेम है, F1 मान लीजिए 5 है, तो ये हमारे पास 4 है, तो यहाँ का भी ये 4 ही होगा। अब बताइए रिजल्टेंट किसका ज्यादा होगा, पर्पल वाला है या येलो वाला है? पर्पल वाला, साफ दिख रहा है ना। तो अभी जो यहाँ से दिख रहा है ना, उसमें क्या होगा, ये वाला रिजल्टेंट इस वाले से क्या होगा, ज्यादा होगा। फील हो रहा है यहाँ से? इस क्वेश्चन, इस वाले एग्जाम्पल को भूलना मत, जो मैंने बोला है उस पर फिर से फोकस करना। मैंने क्या क्या बोला, ध्यान से सुनो। अगर मेरे पास एक फोर्स ये है, दूसरा फोर्स ये है, ऐसे ऐसे 90 डिग्री, ये फोर्स की वैल्यू कितनी है, 10 न्यूटन मान लो, है ना। यही 10 न्यूटन से रिजल्टेंट मेरा ये आ रहा है कोई ऐसे R1, इसे R1 मान लिया। अगर मैंने ये वाला 10 न्यूटन ऐसे टिल्ट कर दिया, टिल्ट रिजोल्यूट नहीं, टिल्ट, मैंने पूरा 10 न्यूटन है, 10 न्यूटन को मैंने ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, तो ये 60 डिग्री पर हो गया, एंगल कुछ चेंज हो गया। जब ये एंगल बढ़ेगा, मतलब ये इधर से एंगल घटेगा, जब ये इधर से एंगल घटेगा, तो रिजल्टेंट क्या होगा मेरा, बढ़ेगा। यही मेरा सेकंड क्वेश्चन में मैंने समझाया आपको, कि जब चीजें दोनों एक डायरेक्शन में आ जाएंगी तो दोनों क्या करेंगे, रिजल्टेंट को बढ़ाएंगी, तो वो मैक्सिमम होगा इस जगह। जबकि उससे कम हो सकता है, उससे कम हो सकता है, सबसे कम कहाँ होगा, जब ये चीजें और पीछे जाना शुरू कर दे, जब ये, और सबसे कम यहाँ होगा, बिल्कुल सबसे कम होगा यहाँ पर, है कि नहीं, जो मैंने आपको सेकंड क्वेश्चन इसीलिए पहले करवाया, ठीक है। तो यहां से सेंस जो लिया, अगर ये आपके पास ये मैग्नीट्यूड ऐसे और होता, कैसे, एक इस एंगल पर, क्या, हाँ, F2 अगर मेरा यहाँ होता, F2 तो हर जगह सेम है, बट मैं रिजल्टेंट की बात कर रहा हूँ, यहाँ का रिजल्टेंट बताइए अब, तीसरी कंडीशन का रिजल्टेंट क्या होगा, तीसरी कंडीशन का, ये जो R3 है, R3 अब और कम होगा, R3 अब और कम होगा R2 से, ये सॉरी R1 है ये, और ये मेरी R2 है। तो अब ध्यान से दिख रहा होगा क्या है, R2 इज ग्रेटर देन R1 इज ग्रेटर देन R3, ठीक है। कंडीशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड में मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहाँ पर F2 का एंगल घटा रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पर रिजल्टेंट आपको दिख रहे हैं, फील हो रहा है, ठीक है। तो इसी हिसाब से क्या होगा, अगर ये चीज है तो यहाँ का रिजल्टेंट क्या होगा, ये होगा। ये जो रिजल्टेंट है इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, tan√3, ठीक है। ये समझ में तो आ गया ना, मैं इसे फिर से बना देता हूँ अगर कंफ्यूज हो। यहाँ पर मैंने क्या किया, F2 को मैंने यहाँ लगा दिया, कितने एंगल पर, 60 डिग्री, ठीक है। तो रिजल्टेंट हमारा क्या आ गया, ये ऐसे, कितना है ये, tan√3। कहां से निकालोगे, क्या पाइथागोरस से बता सकते हो इसका और इसका रिलेशन F1 F2 का, डायरेक्टली लगेगा पाइथागोरस से, बट डायरेक्टली क्या इसे पाइथागोरस लगा सकते हो, नहीं। आपको क्या लेके चलना पड़ता है, वो फॉर्मूला जो मैंने लास्ट क्लास में बताया भी था थोड़ा सा, क्या R का रिजल्टेंट जो है उसकी वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर, यहाँ रिजल्टेंट की वैल्यू होती है, अगर ये मेरे पास P है, ये Q है, या F1 है F2 है, तो क्या होगा, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2PQ कोस ऑफ थीटा। अब थीटा यहाँ पर थीटा ही ले लो, है ना, 2PQ कोस ऑफ थीटा। इसका डेरिवेशन में नहीं करा रहा, डेरिवेशन कराना होता तो क्या करता, इसको यहाँ डालता, ये वाली जो पार्ट है ये क्या हो जाता, F2 का कोस ऑफ 60, ठीक है, इसे F1 के साथ में जोड़ता, फिर ये क्या हो जाएगा, F2 का साइन ऑफ 60, ठीक है, हो जाएगा। पाइथागोरस कहाँ लगेगी अब, एक ये पॉइंट ले लो ABC, अब लग जाएगी पाइथागोरस, ठीक है। तो वो पाइथागोरस में क्या होगा, ये जो इसका स्क्वायर बराबर क्या होगा, F2 साइन 60 का स्क्वायर प्लस में F1 प्लस F2 कोस 60 का होल स्क्वायर, तभी तो लगेगी पाइथागोरस, है ना। तो वो चीज आप जब सोल्व करोगे ना, तो फाइनली ये देगा, ठीक है, फाइनली ये देगा। तो यहां पर मैं थीटा लेके चल रहा हूं, तो आपके पास आंसर क्या आ गया रिजल्टेंट का, रिजल्टेंट इक्वल टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2, सॉरी यहाँ F1 F2 लिखा था, F1 F2 कोस ऑफ थीटा, ठीक है। ये प्लीज याद रखना, ये सिस्टम एक्चुअली इस तरह के होते हैं, ये जनरली ऐसे दिखेंगे आपको, F1 और F2 करके, ये किसी एंगल पर है थीटा, तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, इसका रिजल्टेंट ये है,
तो आप इसे ऐसे अपने माइंड में रखना। ये कॉम्बिनेशन ऐसे आपको आगे के सिलेबस में दिखेंगे, आगे के सब्जेक्ट में ऐसे दिखेंगे। ये कौन सा वाली चीज है? ये है ट्रस, ये है ट्रस, दिख रहा है? ये चीज क्या है? ये है ट्रस, 90 डिग्री पर नहीं होती है, ठीक है। इसका रिजल्टेंट कहीं से तो जाएगा, तो वो रिजल्टेंट ये दिख रहा है, तो वो रिजल्टेंट किससे निकला? इस वाले फॉर्मूले से, ठीक है। तो यहाँ इस वाले फॉर्मूले में अभी जो हम अपने उस पर चलते हैं, अभी अपने क्वेश्चन पर। तो आर की वैल्यू क्या दे रखी है? tan√3 बराबर f1, तो हमने पहले ही f1 सोच रखा है, f2 ही सोच रखा है, 2f1 f2 एंड cos ऑफ 60, cos 60 कितना होता है भाई? cos sin 30 1/2, तो cos 60 1/2, ठीक है। तो 1/2 कर दो यहाँ पर, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से? tan√3 इक्वल टू f1 स्क्वायर, इसको स्क्वायर इधर पहुंचा दो, है ना, तो f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2 इंटू 1/2, सो 2 से 2 कैंसिल, क्या बचेगा? ये हो जाएगा 300 लिख दिया, बराबर f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर एंड प्लस में f1 f2, ठीक है। ये चीज हो गई यहाँ पर, ठीक। तो यहां से हमारे पास दो इक्वेशन बन गई, एक तो ये बन गई, ठीक है, और एक इक्वेशन बन गई थी ये वाली, ठीक है। तो f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस में f1 f2 इक्वल टू है 300। ये दो इक्वेशन है, दो अननोन है, दो इक्वेशन दो अननोन, सोल्व करोगे आंसर आ जाएगा। क्वाड्रेटिक है तो ऑब्वियस है दो आंसर आएंगे, दो फैक्टर आएंगे, ठीक है। तो आपके जो आंसर है वो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे मैथ्स नहीं सिखाना, आपको याद रखना, मैं यहाँ पर मैथ्स सिखाने नहीं है, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ क्या सिखाऊंगा? टेक्निकल। मैथ्स का जिम्मा आपका है, ये चीज याद रखना, ठीक है। तो यहां से हमारे पास आंसर आ जाएंगे f1 और f2 की वैल्यू 10 f1 एंड f2 की वैल्यू 10 न्यूटन एंड 10 न्यूटन, ठीक है। बात क्लियर है? क्वाड्रेटिक है, इसे सोल्व करना, आंसर आ जाएगा f1 f2 की वैल्यू 10 न्यूटन। समझ में आ गई चीजें? ठीक है, क्लियर हुआ? एक्सप्रेशन कुछ गड़बड़ चल रहा है? कहाँ गड़बड़ हुआ बता? कौन सा? ये वाला f2 cos थीटा, ये कुछ नहीं था, ये मुझे डेरिवेशन करवाना नहीं है, मैंने सिर्फ आपको हिंट दिया था कि अगर किसी के माइंड में चले कि यार पाइथागोरस कैसे लगेगी, तो वो बता रहा था कि इसका रिलेशन ये कहाँ से आया। इसका रिलेशन आएगा ये वाली चीज, ये वाली चीज, ये वाली चीज। इसमें पाइथागोरस तो लगा नहीं सकते, बट किसमें लगा सकते हैं? अगर मैं इसका ये रिजोल्यूशन कर दूं, है ना, इसका ये रिजोल्यूशन कितना आएगा? f2 का अरे बोलो 90 डिग्री के हिसाब से f2 का cos 60, है ना, और ये वाला f2 का साइन थीटा होगा ना, क्योंकि ये वाला कोस है तो ये साइन बचेगा, कि इसको इधर पहुंचाओगे तो यही तो होगा रे, इसको इधर पहुंचाओगे तो यही तो होगा, तो f2 sin 60 f2 cos 60। अब क्या हो गया? ये एक है, ये एक है, और ये एक है, लग रहा है 90 डिग्री दिख रहा है, ठीक है। 90 डिग्री दिख रहा है तो ऑब्वियस पाइथागोरस लगा दोगे, इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर प्लस में इसका प्लस इसका होल स्क्वायर, खत्म, ठीक है। चलो, तो ये था, ये डेरिवेशन ऑब्वियस नहीं है आपके यहाँ, मैंने सीधा फॉर्मूला लिखा दिया, ठीक है। क्लियर हो गया? ठीक है, समझ में आ गया? अच्छा, तो ये हो गया हमारा चैप्टर 1 अब पूरी तरह से कंप्लीट। अब हम चलते हैं चैप्टर 2 एंड 3, जो कि हम कंबाइंडली पढ़ रहे थे। चैप्टर 2 में हमने क्या लिखा था? फोर्स, ठीक है, फोर्स एंड द सिस्टम ऑफ फोर्सेस, ऐसे ही आई थिंक मैंने कंटेंट में लिखा हुआ है आपको, ठीक है, फोर्स एंड द सिस्टम ऑफ फोर्सेस, ठीक है। तो कहाँ है भाई? ठीक है, हाँ, सिस्टम ऑफ फोर्सेस और फोर्सेस, ठीक है। तो फोर्स क्या है? दिस इज द चैप्टर 2, यहाँ से भी स्टार्ट हो गया आपका चैप्टर 2, ठीक है। बट इसका मतलब ये नहीं चैप्टर 2 मैंने पहले से लेके नहीं चल रहा हूँ, बिल्कुल लेके चल रहा हूँ। फोर्स मैंने पहले समझा रखा है, ठीक है। फोर्स इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, पहले ही बता रखा है, टाइम उस पर अब फिर से खर्च नहीं करेंगे, ठीक है। या फिर फोर्स इज डिफाइंड एज एन एक्सटर्नल एजेंट, जो आप बताते हो, मुझे आपकी सिर्फ एक लैंग्वेज चाहिए होती है, एजेंट विच चेंजेस और टेंड्स टू चेंजेस द स्टेट और ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, ऑफ ए बॉडी, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। ये हो गया फोर्स कहां लगता है? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोर्सेस, द क्वांटिटी बाय विच a force is fully represented or called the characteristics of the forces। फोर्स की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? उसका मैग्नीट्यूड, उसकी डायरेक्शन एंड उसका सेंस, ठीक है। तो यहाँ मैग्नीट्यूड क्या है? द क्वांटिटी ऑफ ए फोर्स इज कॉल्ड एज इट्स मैग्नीट्यूड, ठीक है। कौन सी वाली क्वांटिटी? जो भी है, जैसे 5 न्यूटन है तो 5 क्या है? क्वांटिटी है उसकी। ऐसी डायरेक्शन क्या है? जिस डायरेक्शन में वो लग रहा है, द लाइन अलोंग विच द फोर्स एक्ट्स इज कॉल्ड एज द डायरेक्शन, और
ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। आगे हम सोम में यही लेके चलेंगे, लाइन ऑफ एक्शन। ठीक है, फोर्स की जो डायरेक्शन होती है ना, वो होती है उसकी लाइन ऑफ एक्शन। ठीक है, चलो उसके बाद रहता है सेंस। ठीक है, द वे, ये क्या है मेरा सेंस, द वे इन विच the force act along its line of action is known as its sense or nature of the force, and this is like push or pull। ठीक है, आप किसी बॉडी पर ये चीज ऐसे कहते हो तो ये क्या है, ये क्या है, ऐसे लेके पुश। ठीक है, और पुल क्या है, इस पे धागा बांधो और खींचो, धागा बांधो खींचो, स्ट्रिंग मानो खींचो, स्ट्रिंग बांधो खींचो, तो ये क्या है, पुल। ठीक है, पुश पुल, पुश पुल। ठीक है, ये चीज, तो ये क्या है मेरा सेंस। अब एक बात बताइए, पुश पुल में क्या दो फोर्सेस ली? नहीं, तो क्या ये टेंशन कंप्रेशन है? नहीं, टेंशन कंप्रेशन ऑलवेज एक्ट इन दी टू फोर्सेस सिस्टम। जब तक दो फोर्स नहीं लगेंगी, ठीक है, तब तक टेंशन कंप्रेशन का सेंस ही नहीं आता। तो ऐसे मत बोलना कि पुश का मतलब कंप्रेशन ना, पुल का मतलब टेंशन, ऐसे स्टूडेंट सोचते हैं, पुश का मतलब कंप्रेशन, पुल का मतलब टेंशन। अरे ऐसे नहीं होता है भाई। ठीक है, ये जो फोर्स है वो फोर्स एक है तो पुश और पुल। अगर फोर्स दो हैं, पहले आप अपने माइंड में ना पुश करते हुए कंप्रेशन क्यों ले आते हैं, क्योंकि इधर से आपने फिक्स कर रखा है, दो फोर्स लिए, ये हो गया कंप्रेशन। ठीक है, इसको आप टेंशन कहते हो, क्या कहते हो कि इससे जो है ना पकड़ रखा है, तो जब मैं पुल करूंगा तो ये पकड़ा रहेगा तो टेंशन आ गई, ये होता है। तो पहले अंडरस्टूड होता है, आपको ऐसा मान के चलते हो, तो जो मान के चलते हो वो इंजीनियरिंग नहीं मानता, वो पहले पूछता है कि हाँ भाई क्या मान के चल रहे हो माइंड में। ठीक है, तो इसलिए पुश एंड पुल इज इंडिविजुअल फोर्सेस, व्हाइल टेंशन एंड कंप्रेशन इज द कपल। मतलब कपल उस सेंस में नहीं, फोर्सेस होंगे जो कि सेम लाइन ऑफ एक्शन में होंगे, कपल क्रिएट नहीं करेंगे, फोर्सेस होंगे जो कि सेम लाइन ऑफ एक्शन में होंगे, और वो भी दो फोर्सेस। ठीक है, उसके बाद एक आता है वर्ड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, जहां से जा रहा है फोर्स मेरा। ठीक है, द पॉइंट एट और थ्रू विच द फोर्स एक्ट्स ऑन ए बॉडी इज कॉल्ड एज इट्स पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, उसके बाद सिस्टम आ जाते हैं, फोर्स सिस्टम। फोर्स सिस्टम जैसे कि कोप्लानर। ठीक है, फोर्स सिस्टम में हमारे दो पार्ट हो गए, जैसे कि कोप्लानर एंड नॉन कोप्लानर। ठीक है, थोड़ा सा इसको फील करेंगे। कोप्लानर में क्या होगा, एक हो गया कोलिनियर। ठीक है, ऐसे लेके चल रहे हैं, कोलिनियर, पैरेलल, कंकरेंट एंड नॉन कंकरेंट। यार इसकी वर्डिंग आई थिंक मैं लिखना भूल गया था उस टाइम पर, टाइम भी हो गया था आपको, चलो कोई नहीं, हम फिगर वाइज ही लेके चलेंगे। क्या, पहले सोचो जरा, कोप्लानर, कोप्लानर क्या होगा, पहले कोप्लानर, कोप्लानर वर्डिंग से समझो, वर्डिंग से, कोप्लानर एक ही प्लेन में, को मतलब एक जैसा, प्लानर मतलब प्लेन, तो एक ही प्लेन में लगने वाले फोर्स। कोप्लानर एक ही प्लेन में लगने वाले फोर्स, एक ही प्लेन में, उनका फोर्स का प्लेन क्या होना चाहिए, एक। नॉन कोप्लानर अलग अलग प्लेन में लगने वाले फोर्स। यहां से एक ब्यूटी को समझो, एक ब्यूटी को समझो, अगर मैं आपसे कहता हूं दो फोर्स, अगर मैं आपसे कहता हूं दो फोर्स हैं, तो उससे आप उन दो फोर्सेस से क्या अलग अलग प्लेन बना सकते हो? पहले तो एक सिंपल सी बात बताओ कि जो कोप्लानर फोर्सेस होंगे उनमें आपके पास दो फोर्सेस से पूरी कोप्लानर सिस्टम को डिफाइन कर सकते हो, दो फोर्सेस से कोप्लानर सिस्टम को डिफाइन कर सकते हो, या एक फोर्स से? पहले तो ये चीज समझाओ मुझे, है ना, आपके माइंड में क्या क्या चल सकता है, मैं वो सारी चीजें लेके चलूंगा। ठीक है, सारी चीजें जो जो माइंड में चल सकता है। कोप्लानर एक फोर्स से डिफाइन कर सकते हो कि वो कोप्लानर है, सिर्फ एक फोर्स है, क्या आप उसे बोल सकते हो कोप्लानर है? नहीं है कि नहीं, आप इसे कोप्लानर नहीं बोल सकते, क्योंकि कोप्लानर के लिए पहले ये तो पता होना चाहिए किसके साथ में कि कोप्लान बना रहा है, तो दूसरा फोर्स भी तो होना चाहिए। तो कम से कम क्या होंगे कोप्लानर, नॉन कोप्लानर में कम से कम टू फोर्सेस सिस्टम होगा ये, कम से कम यहाँ पर क्या होंगे, एटलीस्ट टू फोर्सेस आर गिवन, एटलीस्ट टू फोर्सेस आर गिवन, तभी तो वो सिस्टम बनेगा, आर गिवन, तभी तो सिस्टम बनेगा। ठीक है, अब मैं आपसे कहता हूं, एक प्लेन ये है सामने वाला जो आपको ये दिख रहा है, कहाँ फंस रहा है, ये जो दिख रहा है, ये दीवार दिख रही है, ये दीवार, इस दीवार को हम क्या बोलेंगे, एक प्लेन। इस प्लेन में अगर मैं एक फोर्स लगा देता हूं ऐसे, एक फोर्स लगा देता हूं ऐसे, या बोर्ड मान लो, एक फोर्स लगा दिया ऐसे, एक फोर्स लगा दिया ऐसे, ये कोप्लानर है, ये कोप्लानर है, यस। तो अंकुश जी अभी नहीं क्यों बोल रहे थे, ये कोप्लानर है। डायरेक्शन पर मत जाओ, मैं क्या बोल रहा हूं उस पर ध्यान दो, मैं क्या बोल रहा हूं, एक प्लेन में है या नहीं है, डायरेक्शन से तो बात ही नहीं कर रहा हूं मैं, जब सिस्टम की बात कर रहा हूं तो डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, किसकी बात कर रहा हूं अभी, अभी फिलहाल कोप्लानर को समझा रहा हूं।
कोप्लानर मतलब जब ये दो फोर्सेस हैं, ये एक ही प्लेन में है क्या? बिल्कुल एक प्लेन में। अगर मैं आपसे कहता हूं, थोड़ा ध्यान से समझना, एक एक फोर्स इस वाले उसमें है दीवार में, और एक फोर्स है इस वाले दीवार में, है ना। ये फोर्स ऐसे जा रही है 3D में, अब 3D थोड़ा बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। एक ये फोर्स जा रही है इसमें, और ये वाली दीवार में जा रही है एक ऐसे फोर्स। तो ये क्या है? कोप्लानर है? नहीं, ये क्या है? अलग अलग, ठीक है। बट ये दो फोर्सेस अगर पैरेलल होंगी, समझना मेरी बात को, अगर ये दो फोर्स मेरी पैरेलल हो गई, अलग अलग प्लेन में तो बोल दिया था, बट इसे आपने अलग अलग प्लेन क्यों बोला? पहले आपने प्लेन पूरा ले रखा है, ठीक है। मैं दो की बात कर रहा हूँ, जबकि तीन से समझाया जाता है नॉन कोप्लानर, मैं दो से समझा रहा हूँ फिलहाल। कि एक प्लेन ये था, आपने इसे प्लेन बोल दिया, इसे प्लेन बोल दिया, आपने तब बोला जब ये अलग अलग आपने बोल दिया, बट यही तो हमें डिफाइन करना है कि ये कोप्लानर है या नहीं है, ठीक है। तो अब जरा सोचना, अगर ये ऐसे है, ये पेन देखो ऐसे है, ये फोर्स है, ये है फोर्स ऐसे, एकदम दोनों सेम, एकदम ऐसे पैरेलल एकदम। अगर ये ऊपर है, ये इधर है, तो आपने ऐसे कैसे बोल दिया कि ये कोप्लानर नहीं है, ये कोप्लानर नहीं है? क्यों? तो आपने पहले ही ये प्लान अपनी तरफ से बना लिया। ये प्लान अपनी तरफ से नहीं बनाना होता, इनको क्या करना होता है, जरा इनको एक प्लेन से मिला सकते हो, एक प्लेन में आ सकती है ये सोचो जरा, ये वाली फोर्स और ये वाली फोर्स एक प्लेन में आ सकती है? कौन से वाले प्लेन में आएंगी? मैं आपके दिमाग को ना ओपन करने की कोशिश कर रहा हूँ, जरा सोचो। ये प्लेन और ये प्लेन, एक ये वाली फोर्स और ये वाली फोर्स एक प्लेन में आ सकती है, कैसे आएंगी? कैसे आएंगी? कैसे आएंगी? सोचो जरा। ये फोर्स यहां थी, ये फोर्स यहां थी, एक प्लेन में लेके आओ, कैसे आएंगी? आ गई? आ गई? आ गई? अपने माइंड को जरा ओपन रखो, ये आ गई ना। जरूरी थोड़ी है कि हमेशा ऐसे ही हो, ऐसे भी तो हो सकता है। आ गई ना। बट ये तब आएगी सिर्फ और सिर्फ जब ये दोनों फोर्सेस क्या होंगी? पैरेलल। अगर ये ऐसी है तो फिर आप ये प्लेन नहीं खींच सकते हो, समझ रहे हो? ये प्लेन फिर नहीं खींच सकते हो, फिर एक टिल्टेड प्लेन हो गया, और टिल्टेड प्लेन कोई प्लेन नहीं होता। ऐसे 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 टिल्टेड प्लेन ऐसे थोड़ी होता है कोई प्लेन, है ना। प्लेन अगर प्लेन है तो प्लेन है, ठीक है। तो अगर ये चीज हमारी दो पैरेलल हैं, तो हमेशा दो पैरेलल प्लेन्स, दो पैरेलल फोर्सेस क्या बनाती हैं? हमेशा दो पैरेलल फोर्सेस क्या बनाएंगी? हमेशा कोप्लानर। सिर्फ दो की बात की है, तीन की नहीं। अगर तीसरी यहां से निकल जाए, पैरेलल है, बट तीसरी यहां से निकल जाए, ऐसे तीसरी यहां से निकल जाए, अब बताइए क्या ये तीन सिस्टम मेरे कोप्लानर हैं? ये तीसरी, सही में यार, अगर अगली बार टीचर बनाना तो 3 हाथ जरूर मांगूंगा कम से कम, ठीक है, भगवान से। लो ये लो, ये है, ठीक है। आप सोचो जरा, ये कोप्लानर है तीनों फोर्स सिस्टम? नहीं, क्यों? क्योंकि इसके लिए आपको एक अलग प्लेन बनाना पड़ जाएगा, इस प्लेन में तो नहीं है। ये प्लेन समझिएगा पहले माइंड में, ये चीज अब बता रहा हूं, ये मैकेनिक्स की सोम स्ट्रक्चर डिजाइन सब में चलेगी। क्या? जब भी आप प्लेन काटते हो ना, कभी भी प्लेन को, इमेजिनरी प्लेन जो सोचते हो, कभी भी प्लेन को ऐसे मत मानना इतनी थिकनेस, इतनी विड्थ का। प्लेन कितने का होता है? इनफाइनाइट विड्थ, इनफाइनाइट थिकनेस, मतलब चौड़ाई ऊंचाई सब क्या होती है? इनफाइनाइट। जो आपने ऐसे काटा, समझ लीजिए वो आदित्य आपको भी काट के चला जाए, ठीक, ऐसे होता है, ठीक है। तो इमेजिन क्या करना है? इमेजिन हमेशा क्या करना है? इनफाइनाइट। बस प्लेन ये है, तो अगर प्लेन ये है तो इनफाइनाइट ही लेंथ, इनफाइनाइट ही सब कुछ यहां से पास हो रहा है बस। अगर प्लेन ऐसे गया तो फिर वो प्लेन ये वाला हो गया, इनफाइनाइट लेंथ वगैरह, ठीक है। तो ये चीज लेके चलनी होती है। चलो, तो अभी यहाँ पर सोचो क्या सोचना है, क्या सोचना है। यहाँ हाँ बात हो रही थी इसकी, कोप्लानर नॉन कोप्लानर, थोड़ा थोड़ा समझ में आया, ठीक है। चलो, अभी कोप्लानर के अंदर के कुछ टाइप हैं, जैसे कि कोलिनियर। अगर मैं कोलिनियर बोलता हूं तो वो कोलिनियर सिस्टम कैसा होगा? अब मैं वो सिस्टम के छोटे छोटे फिगर बना देता हूं। कोप्लानर ऐसे हो गया, कोलिनियर इसमें क्या होगा? एक ये तो एक ये, एक ही लाइन में, है ना, एक ही लाइन में, दैट इज द कोलिनियर। तो मैं दो फिगर्स, दो फोर्स से ही दिखा रहा हूं, F1 F2, ये क्या कहलाएगा? कोलिनियर सिस्टम। ये कोलिनियर सिस्टम दिखता है, बिल्कुल दिखता है, ट्रसेस में दिखता है। एक जो लाइन वाली टाई बार्स होती हैं उनमें क्या होता है? कोलिनियर सिस्टम। चलो भाई, पैरेलल, पैरेलल क्या होगा? एक्चुअली ये भी पैरेलल है, बट मैं इसे पैरेलल एग्जांपल ना दिखा के इसको दिखा रहा हूं। दीज आर दी पैरेलल, ठीक है, दिस इज दी पैरेलल सिस्टम। बात क्लियर है? नेक्स्ट है कॉनकरेंट। कॉनकरेंट वर्ड क्या होता है, इसको समझो। कॉनकरेंट वर्ड, कॉनकरेंट मतलब एक पॉइंट से जाने वाली उनकी लाइन ऑफ एक्शन। तो कॉनकरेंट फोर्सेस कभी भी मोमेंट बनाएंगे नहीं। अगर मैंने ये फोर्स ऐसे दिखाया, दिस इज द F1, एंड F2 फोर्स ऐसे दिखाया, तो ये क्या है?
कंकरेंट फोर्सेस। ये क्या है? कंकरेंट फोर्सेस। दोनों क्या है? कोप्लानर है, ये भी याद रखना, एक ही प्लेन में है दोनों, तो कंकरेंट। अभी जरा मुझे इसका एग्जांपल बताओ, ये कंकरेंट है या नहीं? ये एग्जांपल बताना, ये कंकरेंट है या नहीं? दिस इज द F1 एंड दिस इज द F2, दीज आर द कंकरेंट और नॉट? क्यों? बहुत बढ़िया। मैंने अभी आपको फोर्स की डेफिनेशन क्या बोली? लाइन ऑफ एक्शन। सिर्फ और सिर्फ ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिखा रहा है, डायरेक्शन क्या है? फुल। तो ये फोर्स आपका ऐसे होगा, ये फोर्स आपका लाइन ऑफ एक्शन ऐसे होगी। मिल गई ना यहाँ कहीं? हमेशा कौन सी चीज नहीं मिलती है? जो पैरेलल है। पैरेलल कभी नहीं मिलेगी, कहाँ मिलेगी? इनफाइनाइट पे, इनफाइनाइट पे, और वो इनफाइनाइट में पता ही नहीं होता। बट ये तो हमेशा मिलेंगी ना, जिनके बीच में थोड़ा सा भी एंगल आ गया, तो ये क्या है? कंकरेंट। तो इसलिए जरूरी नहीं है कि दिखाना ही जरूरी होता है, ये बस थोड़ा सा टिल्टेड हो आपस में एक दूसरे की तरफ, या एक दूसरे के दूर भी हो तब भी कोई दिक्कत नहीं, कि कहीं ऐसे आगे जाके मिलेंगी। तो जो फोर्सेस हैं अगर वो कंकरेंट हैं तो उनपे पैरेलल नहीं होंगे बस। तो कंकरेंट फोर्सेस हमारी कभी भी मोमेंट क्रिएट नहीं करेंगे, ठीक है? कंकरेंट फोर्सेस हमारी मोमेंट क्रिएट नहीं करेंगे, ठीक है? बात क्लियर है? चलो नेक्स्ट, नॉन कंकरेंट एंड नॉन पैरेलल। तो नॉन कंकरेंट क्या होंगी? जो कि हमारी, अब देखो अब ये सेंस आ गया यहाँ पर, नॉन कंकरेंट एंड नॉन पैरेलल, ठीक है? नॉन कंकरेंट एंड नॉन पैरेलल कहाँ होगा? जहां पर हमारा कोप्लानर, कोप्लानर देखो, नॉन कंकरेंट एंड नॉन पैरेलल, मैंने एक्चुअली आई थिंक मैंने दोनों जगह लिख दिया है इसे। नॉन कंकरेंट एंड नॉन पैरेलल सिर्फ और सिर्फ कहाँ होगा? जहां पर बॉडी कोप्लानर ना हो। अगर कोप्लानर है तो नॉन कंकरेंट और नॉन पैरेलल हो सकता है कभी? कोप्लानर में, कोप्लानर में नॉन कंकरेंट और नॉन पैरेलल हो सकता है कभी? कभी नहीं। दो फोर्सेस से, है ना? अगर मैंने तीन फोर्सेस ले ली तो तब हो सकता है। उसको देखो, इसको अभी हटा देता हूं, ठीक है? देखो यहाँ पर ये चीजें यहाँ पर देखो अब जरा, ठीक है? ये अब तीन फोर्सेस दिखानी पड़ेंगी मुझे इस कंडीशन को अगर दिखाना है, दो से काम नहीं चलेगा। तो ये दो में या तो कंकरेंट होंगी, कंकरेंट मतलब ऐसे जुड़ रही होंगी कहीं ना कहीं, या फिर पैरेलल होंगी, ठीक है? तो नॉन पैरेलल तो कंकरेंट होगी, कंकरेंट है तो नॉन पैरेलल होगी। ऐसे नहीं होगा ना, नॉन कंकरेंट एंड नॉन कोप्लानर, ठीक है? नॉन पैरेलल, है ना? ऐसे दोनों चीजें एक साथ नहीं मिल सकती दो फोर्सेस में। हाँ, तीन में मिल सकती है। कैसे? बहुत बढ़िया, बस तीन सिस्टम में ही हो सकता है। क्या कि ये जो चीजें हैं ये हमारी नॉन कंकरेंट हैं, बिल्कुल एक जगह नहीं मिलेंगी। हाँ, दो मिल सकते हैं बट एक तो नहीं मिलेगी, एक का तो लाइन ऑफ एक्शन अलग से जा रहा होगा, मतलब इनका पॉइंट ऑफ एक्शन कहाँ मिल रहा है? यहाँ, बट इनका आपस में कहाँ मिल रहा है? यहाँ कहीं जाके। तो यहाँ ये क्या है? एक कंकरेंट नहीं ना, एक पॉइंट नहीं ना, दो पॉइंट है जहां ये कंकरेंट हो रही है, दो पॉइंट है। तो आप इसे डायरेक्टली नहीं बोलोगे ना ऐसे, क्योंकि जब ये यहाँ पर मिलेगी तो ऑब्वियसली ये वाली फोर्स आगे जा रही होगी, तो वहां पर नहीं मिलेगी। तो कंकरेंट ये प्योर नहीं होगा, ऐसे ये पैरेलल भी प्योर नहीं है। पैरेलल ये दोनों हैं बट ये तो नहीं है ना। तो अगर कोप्लानर में, कौन सा? कोप्लानर में नॉन कंकरेंट एंड नॉन पैरेलल दिखाना है तो एटलीस्ट कितनी फोर्सेस दिखाओगे? तीन, ठीक है? समझ में आ रहा है ना? एटलीस्ट यहाँ क्या आएगा? तीन फोर्सेस, थ्री फोर्सेस, ठीक है? ये हो जाता है हमारा फोर्स सिस्टम, ठीक है? फोर्स सिस्टम। अभी नेक्स्ट चीज क्या है? अब है नॉन कोप्लानर। नॉन कोप्लानर मतलब एक ये है तो एक ये है, अलग अलग प्लेन, ठीक है? तो नॉन कोप्लानर में कंकरेंट कैसे होंगी? नॉन कोप्लानर में कंकरेंट कैसे होंगी? जरा फील करो, एक ऐसे आ रही है, एक ऐसे जा रही है, उसका प्लेन ये था, इसका प्लेन ये आ गया। पैरेलल मत लगा देना, पैरेलल लगा दोगे तो वो फिर से कोप्लानर बन जाएगी। समझ रहे हो इस चीज को? अगर आपने ऐसे लगा दिया तो ये तो फिर से एक कोप्लानर बन गई इस वाले प्लेन में, है ना? आपको क्या करना है? ये चीज हमारी एक ऐसे तो एक ऐसे, ठीक है? अब ये चीज क्या हो गई हमारी? टिल्टेड। टिल्टेड में क्या होगा? कोप्लानर जनरली, नॉन पैरेलल वाली जनरली कैसे होती है? नॉन कोप्लानर जनरली क्या होती है? तीन तीन फोर्सेस, ठीक है? तो यहाँ जो हमारी कंकरेंट होंगी वो कैसी होंगी? वो इस तरह का फिगर बना लेंगे, ठीक है? एक 3D फिगर ही दिखा देता हूँ, ठीक है? एक 3D फिगर दिखा देता हूँ ऐसे, ठीक है? ये वाला, इसमें क्या हो जाएगा? ये ऐसे, ठीक है? और ये मान लीजिए ऐसे। तो ये दूसरे फिगर में, ये इस वाले फिगर में, ठीक है? ये हो गई कंकरेंट। कंकरेंट मतलब एक से जा रही है। पैरेलल मतलब, अब पैरेलल नॉन कोप्लानर में पैरेलल वो जनरली क्या होंगी मेरी? कम से कम तीन। ऐसे ही इसमें भी क्या होंगी? कम से कम तीन। इससे सुटेबल आंसर रहेगा। नहीं तो फिर क्या होगा? फिर से आप हमेशा क्या मान के चलोगे उसे? ऐसे भी गया तो भी क्या होगा? एक प्लेन तो काट सकता है, एक प्लेन काट सकता है ना, इसलिए।
ठीक है, तो हमारे हमेशा क्या लेके चलोगे यहाँ, 3 3 के एग्जाम्पल। पैरेलल भी क्या लेके चलोगे, 3 के। अगर पैरेलल है तो 3 दिखाओगे, नहीं तो वो तो 2 से तो एक ही प्लेन बन जाएगा। ठीक है, तो पैरेलल दो इसमें दिखा दो, एक इसमें दिखा दो। ठीक है, तो अब सिर्फ लेके चलो, जैसे मैंने अभी 3 पेन्स दिखाए थे ना, ये चीजें, तो ये हो गया, ये 3D में दिखेगा ये। ठीक है, समझ में आ रहा है ये वाला? 2 ये वाले तो दिख रहे होंगे। ठीक है, इस वाले के लिए और बना दो, बस इस वाले के लिए ये वाली और बना दो। पैरेलल दिखानी है, ऐसे दिख गई, डायरेक्शन अपोजिट कर दी। ये पैरेलल है इसके, इस दीवार में, और ये इस दीवार में है ना, हाँ ऐसे। तो ये पैरेलल है बट कोप्लानर नहीं। तो ये 3 कम से कम दिखाओगे, 2 दिखाओगे तो फिर प्लेन बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद यही नॉन कंकरेंट एंड नॉन पैरेलल, फिर से वही फिगर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये भी ऐसे और ये ऐसे, ये 3D हो गया। 3D में क्या ले लो, नॉन कंकरेंट मतलब ये ऐसे जा रही है, ये ऐसे जा रही है, और ये ऐसे जा रही है। मतलब ये बिल्कुल सबसे ज्यादा हफजर्ड मैनर वाला सिस्टम है। ठीक है, कि हर जगह से चीजें इधर उधर दिख रही हैं, और पैरेलल भी नहीं है और कंकरेंट भी नहीं है। 2 पॉइंट यहाँ मिल रहे हैं, 2 पॉइंट यहाँ मिल रहे हैं, ये आपस में नहीं मिल रही है। ठीक है, और उसके बाद ये पैरेलल भी नहीं है, सब चीजें अलग अलग हैं, तभी तो नॉन कंकरेंट। ठीक है, नॉन कंकरेंट कहाँ, यहाँ पर मिला, यहाँ पर मिला, आपस में तो नहीं मिला, इस वजह से नॉन कंकरेंट। नॉन पैरेलल कैसे, दोनों चीजें हमारी कंकरेंट भी हैं बट इंडिविजुअली, इस वजह से वहां पर क्या है, वो पैरेलल भी नहीं है। ठीक है, तो ये होता है हमारा फोर्स सिस्टम। ठीक है, ये है फोर्स सिस्टम। ये चीज मैंने यहाँ कंप्लीट क्यों की, ये फोर्स सिस्टम मैंने क्यों कंप्लीट किया, ये चीज थोड़ा सा याद रखना। ये फोर्स सिस्टम, इस फोर्स सिस्टम के बिना भी, इस फोर्स सिस्टम के बिना भी मैं आपको चीजें समझा सकता था, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आती। मैं ऐसे बोल देता कि ये चीज वो चीज ऐसी ऐसे चीज हो जाता। ठीक है, बट ये फोर्स सिस्टम एक ऐसा टर्मिनोलॉजी होता है जो कि आपको थोड़ा एक वर्डिंग वाइज ना, जैसे कंकरेंट, नॉन कंकरेंट, पैरेलल, नॉन पैरेलल, ये जो वर्डिंग वाइज है ना, ये फोर्सेस आपको हर जगह क्वेश्चन में दिखते हैं, आगे कभी सब्जेक्ट में दिखेंगे। तो ये चीजें कभी भी यूज नहीं होगी किसी भी सब्जेक्ट में, सिर्फ और सिर्फ कहाँ यूज होंगी, क्वेश्चन के अंदर। एक छोटी छोटी वर्डिंग कि कंकरेंट फोर्स जा रहे हैं, कोप्लानर फोर्स जा रहे हैं, ऐसे जाएंगे वर्डिंग। ठीक है, तो कंकरेंट जो वर्ड आया ना, उसको समझाने के लिए मैंने ये पूरा सिस्टम समझा दिया, क्योंकि और किसी सब्जेक्ट में ये चीज नहीं लेके चलते, ऑब्वियसली नहीं लेके चलूंगा भी। ठीक है, आपको सिर्फ और सिर्फ यही समझा रहा हूँ, क्योंकि ये चीजें तो मैं पढ़ाते हुए भी समझा दूंगा। देखो एक ऐसे आ रहा है, एक ऐसा आ रहा है, मिल गए, मुझे नाम की क्या जरूरत फिर यहाँ पर। तो इसलिए मैंने बहुत जल्दी से समझाया इसे, क्योंकि मुझे सिर्फ और सिर्फ आपको नाम की मीनिंग समझानी थी और कुछ नहीं बताना था। तो पैरेलल फोर्स से समझ गए हो ना, कहाँ मिलेगा, सबसे इनफाइनाइट इनफाइनाइट। ठीक है, तो वो सेंस समझ में आ रहा है, किससे मोमेंट बन रहा है वो भी समझ में आ रहा है, मोमेंट इनसे बनेगा, इनसे क्या होगा, मोमेंट नहीं बनेगा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा ये सेंस समझ में आ रहा है ना, बस ये समझाना था मुझे, इसलिए मैंने फोर्स सिस्टम समझाया, नहीं तो इसकी जरूरत नहीं थी आपको, बट क्योंकि आगे जरूरत पड़ती रहेगी इसलिए मैंने इस चीज को यहाँ पर बताया। ठीक है, बात क्लियर हो गई यहाँ तक, ये चीज समझ में आ गई। चलो अभी अभी ये जो हमारे पास हमने बात की। ठीक है, अब छोटा सा एक पार्ट और बच रहा है, लामीज थ्योरम। ठीक है, बस लामीज थ्योरम हम कंप्लीट करना है, और आपका लामीज थ्योरम है ना। हाँ, उसके बाद कल तो मिलेंगे नहीं, कल संडे। ठीक है, परसों मिलने वाले हैं। परसों हमारे पास जो इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर है, वो इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा परसों, क्योंकि आपको फोर्स समझ में आ गई है। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ इक्विलिब्रियम समझाना है कि इक्विलिब्रियम क्या होता है, उसके बाद इक्विलिब्रियम पर क्या लगाओगे, सॉरी फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम समझाना है बस। फ्री बॉडी डायग्राम पर जो फोर्सेस लग रही हैं वो तो मैंने समझा दी है ना। अब उस पर क्या लगाओगे, सीधे इक्विलिब्रियम इक्वेशन। जैसे वो इक्वेशन लगाना सीख गए, समझ लीजिए थर्ड चैप्टर भी कंप्लीट। तो ये तीनों चैप्टर क्या हो जाएंगे, कंप्लीट एक साथ। ठीक है, अब उनका फिर टेस्ट होगा ट्यूसडे को। ठीक है, आपसे क्वेश्चंस करवाने हैं। फर्स्ट चैप्टर के तो क्वेश्चन कर लिए, 5 काफी हैं, जितने 4 क्वेश्चन के काफी हैं, इससे ज्यादा जरूरत नहीं है। इसके सिस्टम ऑफ फोर्सेस के एंड इक्विलिब्रियम के दोनों के एक साथ करवाऊंगा मंडे को क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चन हो गए, उसके बाद अगले दिन आपको मैं पहले सेंड कर दूंगा असाइनमेंट, वो असाइनमेंट करना है मंडे की रात को। ठीक है, मंडे की रात को असाइनमेंट कर लेना, 5-5 क्वेश्चंस के असाइनमेंट दे दूंगा, वो असाइनमेंट कर लेना। फिर ट्यूसडे को आपका टेस्ट लूंगा यहीं पर। वो टेस्ट ऐसा नहीं होगा कि आप सोच रहे हो कि मैं कंप्यूटर पे बैठा दूंगा और वैसे वैसे ना। मैंने आपसे पहले बोल रखा है कि आप आंसर दोगे, और आप आंसर जो दोगे वो आपके हिसाब से कैलकुलेट करोगे। ठीक है, जो आंसर होगा वो यहीं पर इवैल्यूएट होगा आपका। ठीक है, उसी टाइम पर। और जैसे वो टेस्ट कंप्लीट हुआ उसके बाद हम पहुंच जाएंगे फिर फ्रिक्शन पर। ठीक है, प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन होगा, बिल्कुल चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूशन, सबसे ज्यादा चॉकलेट ना। ठीक है, तो फिर उसके बाद बचेगा हमारा फ्रिक्शन। ठीक है, बस मेन चीज सिविल के लिए फ्रिक्शन ही है।
फ्रिक्शन के बाद मैंने आपसे क्या बोला था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड वर्चुअल वर्क। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड वर्चुअल वर्क भी हमारे 2 घंटे का मैक्सिमम टॉपिक है, उससे ज्यादा नहीं है वो। ठीक है, तो आपके जो आगे का टाइम बचेगा फ्रिक्शन में मान के चलता हूँ 2 दिन ले लूंगा क्योंकि क्वेश्चन भी करवाने हैं। 2 दिन उसमें, 1 दिन उसमें, 3 दिन और बचेंगे। अभी आपकी क्लास कौन सी है ये? चौथी, मतलब मैं तीसरी मान रहा हूँ, तीसरी। ठीक है, तीसरी ये हो गई और 2 वो हो गई। ठीक है, 3 2 5 5। ठीक, मैं 10 की क्लास में इसे खत्म कर देता हूँ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को। ठीक है, उसके बाद 3 और उधर 1। ठीक है, 9 क्लास मैक्सिमम लग रही है। ठीक है, 10वीं आप चाहे तो फर्स्ट क्लास को मान सकते हो। ठीक है, तो ये चीज हमारी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट शुरू हो जाएगा, मे बी सोम और एफएम जो भी होगा। ठीक है, क्लियर है? चलो पहले लामिश थ्योरम पढ़ लेते हैं, ठीक है, उसके बाद डिस्कस करना। ठीक है, चलो। ये चलो एक काम करते हैं, टेंशन मत लो। लामिश थ्योरम हम इक्विलिब्रियम के टाइम पर करेंगे। इक्विलिब्रियम टाइम पर ना, उसमें इक्विलिब्रियम समझा रहा हूँ, इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम में ही तो लामिश को समझाऊंगा ना कि हाँ वो भाग नहीं रहा, इसी वजह से। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम में लामिश थ्योरम करेंगे। अभी हम इसे ऑफ करते हैं। ठीक है।